मैं और वीरू रहेंगे आपके साथ और मार्केट्स पर करेंगे बात, इंडिविजुअल स्टॉक्स, निफ्टी, सब पर स्ट्रैटेजी। लेकिन एक बार पहले मार्केट का बेसिक टेक्सचर देखते हैं, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति पर आएंगे। बहुत ही शानदार रिकवरी। देखिए आज जो हमारी कमेंट्री थी कि 19300 टू 19400 के जोन में स्टेबिलिटी मिले, वहाँ पर खरीदिए और आप एक 19248 का स्टॉप लॉस रखिए। 19317 के लो से घूमे हम, पहला बेस जो था, पहला सपोर्ट जो था, उसको बचाया हमने 19349 का, और वहीं से एक शानदार रिकवरी। और एक और चीज़ जो आज अच्छी हुई, आज का लो अब मंडे के लो से बेटर। आज का लो 19317, मंडे का लो 19248। अब देखना है कि आज जो है हम क्या हायर हाई बनाते हैं, क्या हम ग्रीन में जाते हैं और 40-50 पॉइंट ऐड करके हायर हाई भी बनाते हैं, क्या आउटसाइड, क्या एक या फिर इनसाइड ही रहेगा, मतलब आज का हाई कल के हाई से नीचे रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आईटी ने सपोर्ट किया सुबह से, इन्फोसिस टॉप कंट्रीब्यूटर, और आईटीसी भी जुड़ा, और मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है ही खैर आज भी सेकेंड डे रनिंग। इनफैक्ट थ्रू आउट मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस रही है। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक शानदार रिकवरी मार्केट्स में अनुज, लगभग 19,429 तक, यानी मिड सेशन में दिख रहा था मैं वो 19,400 का कॉल राइटर, और बैंक निफ्टी में 44,000 पकड़ के चलते हैं। अभी 44,000 रिगेन नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आज का लो सोमवार के लो से बेटर है, काफी ऊपर है। इस रिकवरी को कहां तक देखते हैं, ये रिकवरी कहां तक आ सकती है, स्ट्रेटेजिकली ये प्राइस किस प्रकार का ट्रेड लेने का है ऑन बोथ इंडस्ट्रीज? वीरू, एक चीज है, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांगर है, ठीक है। और आज सुबह हमारी अप्रोच भी यही थी कि निफ्टी में कि आज एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करेंगे, अगर स्टेबिलिटी मिलती है 19300 और 350 के बीच में, और उसमें 19258 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे उस ट्रेड में। अब देखिए एग्जैक्ट लो पे तो कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, तो 19317 का लो था, लेकिन आप सपोज करिए 19330 पे भी अगर आपने ले लिया मान लीजिए, तो भी आपको एक 90-100 पॉइंट मिले हैं बेसिकली निफ्टी पर। पुट राइटर्स के जोन को बचाया निफ्टी ने, जो 19400 का पुट राइटर था उसके प्रीमियम के हिसाब से जोन को बचाया, प्लस 50 डे मूविंग एवरेज लगातार 2 दिन से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये हो गया बेसिकली आपका सपोर्ट। अब आपने बोला कहाँ तक जा सकते हैं, मेरे ख्याल से 19470 तक का स्पेस ओपन है। मेरे ख्याल से मंडे का हाई भी वहीं कहीं था आसपास। उसके बाद मुझे लग रहा है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो 19550 है। देखिए 19550 क्रॉस होने पर ही मैं पोजिशनल लॉन्ग की बात करूंगा। आज की जो ट्रेड थी लॉन्ग वो इंट्राडे में थी प्योरली, और मैं फिर कहूंगा 320 पे जो मर्जी मामला हो, आप सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके कल वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्केट इंट्राडे में ट्रेड्स दे रहा है, पोजिशनली इस मार्केट में गैम्बल करने का कोई फायदा नहीं है, मत करिए वो। 19550 के ऊपर बंद हो गए तो ट्रेंड फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी पर। वीरू, आज एक जो अच्छी चीज हुई, मंडे के कोलैप्स के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो कोलैप्स हुआ, उसके बाद आज एसबीआई संभल गया थोड़ा सा और कोशिश कर रहा है वापस उस 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है जो एसबीआई ने की आज। और बैंक निफ्टी भी अभी के लिए 100 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में रैली कभी भी कोलैप्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर मंडे को पूरी बैंक निफ्टी की रैली अप्रोच की होती, लेकिन गलती से अगर आप उसको कैरी कर गए होते, तो आज सुबह आप पूरा दिन लॉस में रहते हैं। सुबह तो एक समय पे हम मंडे का लो भी ब्रिज कर चुके थे। बैंक निफ्टी में आज का लो मंडे के लो से भी लोअर है, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी का लो मच बेटर है, बैंक निफ्टी का लो मच पुअर है। तो ये एक चीज तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी अभी भी एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है कंपेयर टू निफ्टी। तो अनुज, अगर स्ट्रेंथ को प्ले करना हो, जैसे कि निफ्टी का उल्लेख हुआ, स्ट्रॉन्ग इज निफ्टी इन जो आईटी कंट्रीब्यूशन है उसके चलते, अगर कोर स्ट्रेंथ को ही प्ले करना हो तो बेटर है कि आईटी कोई चीज करें इस वक्त। एब्सोल्युटली वीरू, देखिए आईटी पर फोकस करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज सुबह स्पॉटलाइट में हमने ओरेकल डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। वो देखिए क्या एकदम अभी भी डे हाई पर आकर टिका हुआ है। हालांकि एक बात है, हाँ, अब लग रहा है कि अच्छा हुआ कोफोज नहीं लिया वीरू, क्योंकि वो अब देखिए डे लो पर आ गया वैसे वो वाला स्टॉक। लेकिन ठीक है, मतलब ये चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, होता रहता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ आईटी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, ओवरऑल स्ट्रेंथ आईटी में है। स्ट्रॉन्ग मूव, आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 228 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स का जिक्र कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसके पास एक बार फिर चलेंगे आज के गेनर्स मूवर्स को देखने के लिए और कार्यक्रम के क्रम को समझने के लिए। देखिए इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर, और इन्फोसिस की जो फ्यूचर्स की एक्टिविटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस लिखे आइएगा, करीब 1418 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ। और याद रखिएगा ये प्राइस जो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का है। स्ट्रॉन्ग एडिशन, लगभग 15 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में। उसके बाद
एफएमसीजी स्पेस से कोलगेट, जिसका ट्रेड हमने सुबह सुबह आज पहला सौदा में पिक भी किया था, इसने भी बड़ा अच्छा स्विंग दिया। सुबह ही इस ट्रेड को ग्रिप किया गया था आपकी स्क्रीन पे करीब 2001 के स्तर पे डे हाई पर, और जो पहला सौदा में हमने ट्रेड पिक किया था उस वक्त प्राइस था इसका करीब करीब 1988 का, और ये हाई लगा के आया काफी ऊपर तक का। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1.4% का इजाफा है, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ल्यूपिन फार्मा स्पेस से यहां भी अच्छा मूव रहा। एक बार ल्यूपिन का चार्ट लेके आइए और जरा इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखिए। 1099 काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट इसने सोमवार के हाइज को रिक्लेम कर लिया। 1% का ओआई बिल्डअप हुआ, ये था। और रियल स्टेट एंसिलरी में आप आज एक एस्ट्रल का मूव देखिए, यहां पर भी ओआई एडिशंस काफी अच्छे खासे थे। इनफैक्ट एस्ट्रल जो है वो अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उसके पास 2021 पे फिर आके ट्रेड करता हुआ, इसका जो ऑल टाइम हाई इंटरडे बेसिस पे जो हाई है इट इज 2058, बहुत उसके नजदीक है। तो इस स्ट्रक्चर पर नजर रखनी है ओआई के लिहाज से। और एक और ये फार्मा स्पेस में जो स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी है, दैट्स ऑरो फार्मा 878 पे, ये भी अपनी इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखें तो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रिडक्शन देखें यहाँ पर लगभग 5,26,000, तो यहाँ पे कंप्लीटली शॉर्ट होल्डर्स आज बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। अनुज, आज के कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स और इस कार्यक्रम का क्रम आज का क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, बिल्कुल। देखिए, एस्ट्रल की हमने बात भी की थी कि ये स्टॉक गिरता नहीं है, चाहे जो मर्जी नंबर्स आए, और फिर हाइस पर आ गया ये स्टॉक। चलिए बताते हैं आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स, और शुरुआत करते हैं बढ़ने वाले शेयर से। निफ्टी का टॉप गेनर अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट भी टॉप गेनर्स में शामिल, उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो और एनटीपीसी में करीब 1.5% की रैली आज। एफएनओ में ओरेकल फाइनेंशियल टॉप गेनर 3.5%। एस्ट्रल में गेंस, जैसा वीरो ने डिस्कस किया। पिरामल एंटरप्राइजेस में आज एक शानदार रिकवरी रही, और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा ये करीब 4% ऊपर रहा। ये है तेजी के शेयर्स। मंदी वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को इंडेक्स है, और हिंदुस्तान कॉपर 6% नीचे, और क्रॉम्पटन कंज्यूमर 6% नीचे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको नीचे दिखाई देंगे। चलिए, कमाई का अड्डा में आज हमारे साथ पैनल जुड़ने वाला है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ आज होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन और चंदन तापड़िया। 2:20 पर बोर्डरूम में सेनको के एमडी और सीईओ सुवंकर सेन और सीएफओ संजय बांका से बातचीत होगी। 2:30 बजे आज रेलीगेयर और इंडिगो में हुई ब्लॉक डील पर चर्चा करने के लिए यतिन वापस जुड़ेंगे। 2:40 पर मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ निर्मल बंग इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे। 2:50 पर होगा चार का चौका। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, चंदन तापड़िया से लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, रुचित जैन से चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा देंगे गौरांग शाह। और 2:55 पर थार इलेक्ट्रिक के खास फीचर्स बताएंगे दीपाली राणा। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयर्स पर फोकस है, और बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स लेंगे ही शो खत्म होने से पहले। चलिए अपने जानकारों को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड है आपके पास? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मैं सुबह से 3 स्टॉक तो दिए आईटी के लिए, आज भी चौथा भी दूंगा, शायद आईटी का ही दूंगा, और वो है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा लग रहा है मुझे। ट्रेड कर रहा है 4983 पर। इसका टारगेट है करीब 5100 का। स्टॉप होगा 4950। बेस बना हुआ है और बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सिस्टम 4987 पे पहला इस कार्यक्रम का ट्रेड गया। 4987 पर करीब 1%, 0.96% ऊपर है। प्रकाश सर का ट्रेड हो गया। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, क्रॉम्पटन पे नजर है। हालांकि क्रॉम्पटन ऑलरेडी 5-6% डाउन है, लेकिन पैटर्न बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे क्रॉम्पटन उनके नीचे फिसला है। एक प्राइस सपोर्ट था 288 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसला है। और अभी भी देखिए यहाँ पर बिकवाली थम नहीं रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। करंट लेवल से भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी शायद। तो फ्यूचर में, क्रॉम्पटन के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। 283 के भाव चल रहे हैं, 288 के स्टॉप लॉस से, 288 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। और 273 के आपको टारगेट सेट करने हैं इस फ्यूचर में, क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहिए। 280 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹5.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर ₹2.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹12 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड है?
जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी भी नजर मिड कैप आईटी पे है। मिड कैप आईटी से जो स्टॉक मैंने चूज किया दैट इज एलटीटीएस। एलटीटीएस का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है, इसमें कंटिन्यूस हायर लोज बन रहे हैं और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट देखें तो वहां पे भी एक ब्रेकआउट इन प्लेस है। तो मुझे लगता है आने वाले दोनों में ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट को आउटपरफॉर्म कर सकता है। 4290 का इसका प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 4400 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 4230 का। अमित जी का ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पे आ गया। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो आईटी को समर्पित हैं। आज गौरांग शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मार्केट्स में लौटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटी। कंप्लीटली आईटी इस बाजार को कोलैप्स होने से बचा रहा है। गौरांग, जो मौजूदा स्थिति है, जो पिछले 4-5 दिन का एनवायरनमेंट आपने देखा जिसमें एक बहुत अच्छा स्पेस इमर्ज होकर आया, वो है आईटी। फुल कॉन्फिडेंस, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चंक डोमिनेट कर रहा है। आपका व्यू क्या है आईटी में और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या आईटी से है या फिर कुछ और है इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आईटी हमेशा मेरे ख्याल से अहम भूमिका निभाता है जब असमंजस परिस्थिति में बाजार जा करके खड़ा हो जाता है। और हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में देखा है वीरेंद्र, 19,200-300 के बीच जाता है बाजार और ये 2-3 बार जाके आया है पिछले 2 हफ्तों में, और फिर ऊपर की तरफ का रुझान और किसी न किसी क्षेत्र और कंपनी को लेकर के योगदान आता है और थोड़ा बहुत सबलता बाजार। आईटी तो पहले भी हमारी पसंद थी, जब काफी सारी परिस्थिति कमजोर थी आंकड़ों को लेकर के, एक राय उभर के आ रही थी कि आईटी क्षेत्र से दूर रहें, तब भी थे। और हमने मिड कैप आईटी में बहुत सारी कंपनियों की बातें की है। पहला पसंदगी अगर है तो मिड कैप आईटी, बाद में दिग्गज आईटी। तो मिड कैप आईटी में से अगर कोई एक कंपनी मुझे पसंद करनी है, अगर आईटी क्षेत्र में से ही रहना है, तो मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक, जो कि एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मर रहा है काफी लंबे समय से। और इसके अलावा अगर कोई दिग्गज में से मुझे चुनना हो तो मुझे लग रहा है कि 2700 2700 क्रॉस करने के बाद एल&टी का हाथ पकड़ना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, और वही कतार पे जाकर के खड़ा करीबन 2680 के आसपास का स्तर है जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। तो 2 विकल्प है, एक तो केपीआईटी टेक मिड कैप आईटी में से, और एक दिग्गज एल&टी। दिग्गज एल&टी पर ध्यान दीजिए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स में अच्छी रैलीज अब बन रही हैं, अच्छे मूव्स। एक बार कैनफिन होम्स लेकर आइए। कैनफिन होम्स इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा जीएनएफसी, बलरामपुर चीनी, एसआरएफ और ट्रेंड फिर से डे हाई पर। एक बार ट्रेंड लेकर आइए। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। कवरेज है क्या ट्रेंड पर? शानदार नंबर्स थे इसके, और स्टॉक में एक वन वे रैली रही है। आपको भी शुभ दिन अनुज भाई हमारे तरफ से। तो एक समय पर हमारी कवरेज रही थी, और एक शानदार आउट परफॉर्मेंस के बाद हमारा जो लक्ष्य थे वो आ चुके थे। बाद में हमने कवरेज नहीं निकाली है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। हाल ही में मैं कुछ स्टोर्स में गया था इनके, और जो रिवैम्प किए गए, यानी कि जो रीडिकॉर किए गए स्टोर्स हैं, और जिस तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, शेल्फ विजिबिलिटी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन दी रिटेल सेगमेंट। इस समय डे हाई पर मार्केट में इस बार एक बार बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए वापस। और बैंक निफ्टी में देखिए वो जो रिकवरी आई थी उसमें फिर एक हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्रेक लगा है, और डे लो पर तो नहीं है हालांकि, लेकिन काफ़ी डिक्लाइन तो है। एक्सिस बैंक का चार्ट लेकर आइए अब एक बार जरा इंटरडे में। एक्सिस बैंक इस समय अब डे लो पर ये स्टॉक, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल से। तो ये स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर। मानस, बैंकों में क्या पोजिशनल शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं या फिर अब थोड़ा लेट है? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली ट्रेंड अभी भी वीक लगता है, और आई थिंक जो प्राइवेट बैंकिंग है वहां पर भी वीकनेस आपको बहुत क्लियर दिख रही है। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर हमें एक ही बैंक पे बात करनी हो और एक ही बैंक में ट्रेड लेना हो, तो वो डेफिनेटली वो इंडसइंड बैंक होगा। इंडसइंड बैंक के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, जिसका नेकलाइन मेरे ख्याल से 1350 के आसपास है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि इस बार ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा और शायद 1300 रुपए की तरफ जाएगा। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक पे होगा। इंडसइंड बैंक में आप करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 1400 के ऊपर रहेंगे। नीचे की तरफ 1325 और 1300 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। ओके, इंडसइंड बैंक पे आपका ये व्यू है।
और एक बार आप HDFC बैंक भी लेके आइए, और HDFC बैंक आज का लो क्रिटिकल है और महत्वपूर्ण भी है। आज का लो एग्जैक्टली अगर आप 4 नवंबर 2022 अब तक की रीडिंग करें तो 4 नवंबर से अब तक कभी भी HDFC बैंक ने अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट नहीं किया, और आज का स्विंग उसके नीचे गया था। अभी याद रखिएगा वीकली चार्ट्स का कंफर्मेशन नहीं आया है, बट स्टिल मैं एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। प्लस अगर मैं कुछ देर के लिए चार्ट्स पे और एवरेजेस को हटा दूं और सिर्फ मैं एक बार इसका जो लो को कंपेयर करूं हिस्टोरिकल लो से, तो अमित जी वो जून सेकेंड वीक का लो भी यही था, और मोटा मोटी नवंबर 22 से लेकर अब तक का ये एक ट्रेड बेस रहा है। 1600 को 1590 को आप कितना स्ट्रॉन्ग लेवल मान रहे हैं? इसका बच जाना कितना पॉसिबल लग रहा है, या फिर इसका सरेंडर होना कितना आपको इस वक्त पॉसिबल लग रहा है? जी वीरेन जी, जैसे कि आपने कहा एक मेक और ब्रेक जोन है। वीकली चार्ट पे भी देखे तो 1580 1575 एक स्विंग लो है, काफी अहम रखता है ये जोन। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। स्टॉक वहां से रिकवरी दिखाने की जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक अभी भी प्रेशर पे है। लेकिन इमीडिएटली मैं इस पे यहाँ से एक फ्रेश शॉट या बेरिश व्यू नहीं दूंगा जब तक कि 1560 ब्रेक नहीं हो जाए। कोई प्रीएम्प्टिव लॉन्ग भी करना यहाँ पे सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज की कैंडल जरूर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से ये एक नीचे के लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन कल का सत्र इसके लिए इंपॉर्टेंट है होगा। अगर इसमें कल कोई फॉलो अप बाइंग आती है आज के हाई के ऊपर, तो हमें लगेगा कि ये एक बार खतरा टल गया और शायद एक इसमें पुल बैक आ जाए। तो 1560 1570 मेक और ब्रेक लेवल, 1 से 2 दिन इसको वॉच करना चाहिए। ओके, HDFC बैंक 1590 1580 क्रिटिकल लेवल है। प्रकाश सर, ऑल दो आपका फेवरेट स्पेस इस वक्त IT है, लेकिन जरा एक बार कोलगेट को देखेंगे। आपका ये बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है, सुबह भी हम लोगों ने पिक किया था, अभी डे हाई पर आता हुआ सर, बड़ा अच्छा रेस्ट लिया है इसने अब तक इस सीरीज के बिगिनिंग से। मतलब इस सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल आज ही क्रिएट हुई है। सर आपका व्यू इस वक्त कोलगेट पे? बिल्कुल आपने सही बताया, इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आज ही बनी और ये कंटिन्यू होगी। सिर्फ आज का कैंडल नहीं है, आज तो शुरू हुआ है। ट्रेड करा है 1996 पर कोलगेट, स्टॉप होना चाहिए 1980 का, बहुत टाइट स्टॉप है। ठीक है, चल जाता है। इसका टारगेट 2100 का नजर आता है। अब यहां से 100 रुपीज अप मूव, यस पॉसिबल है। जब 100 रुपीज अप मूव हो तो थोड़ा ज्यादा स्टॉप देना चाहिए, लेकिन मैं उस पर ठीक है कोई बात नहीं, बट आई थिंक इट्स गुड। फर्स्ट टारगेट 2050, फिर 2100 पॉसिबल है कोलगेट में। ओके, कोलगेट अच्छे मूव्स यहाँ पे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा एक बार कैबिनेट के जो अहम फैसले आए हैं उन पर बात करते हैं, और लक्ष्मण जी जुड़ गए हैं उस पूरे फैसले के लिए। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून। तो मैं ये देख रहा हूँ कुछ ई बस सर्विसेज पर एक बड़ी रकम का अनाउंसमेंट हुआ है, जरा बताइए न्यूज़ पूरी। दरअसल ई बस को लेकर सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए के ई बस सेवा स्कीम को मंजूरी दी है, कैबिनेट से मंजूरी दी है। ये सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि अभी औपचारिक ऐलान 3 बजे होने की संभावना है। और ये ई बस जो है, इसमें 63,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, बाकी राज्य सरकारें देंगी। 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये स्कीम चालू की जाएगी। देश के 170 शहरों में के लिए बस खरीदे जाएंगे, और ये जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए बस खरीदे जाएंगे। तो इसको यहाँ पे मंजूरी मिली है। बता दूं कि 2 साल पहले इस स्कीम का ऐलान हुआ था। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार की आलोचना भी की थी कि 2 साल हो गए, अभी तक आपने इसको मंजूरी क्यों नहीं दी। तो अब जाके सरकार ने यहाँ पे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ताकि इसको जल्द से लागू किया जा सके ये बस सेवा के लिए। एक और फैसला हुआ है, वो भी सूत्रों के हवाले से है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था, उसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, सुनार जैसे जो लोग हैं, उनको विशेष तवज्जो दिया जाएगा, उनको मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। तो उसको भी यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और बता दूं कि इससे पहले 1 घंटे पहले हमने खबर भी यहाँ पे ब्रेक की है कि एक दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने लिया था। वह आपको खासतौर से रेलवे से जुड़े हुए 7 प्रोजेक्ट को, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट है, उनको ही मंजूरी दी गई है। इन सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। औपचारिक ऐलान आप कुछ ही देर बाद 3 बजे देख सकते हैं। और आपके इस खबर के बाद जरा स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देखिए। आप एक बार लेके आइए JBM ऑटो, आपकी स्क्रीन पे 1388 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 1197 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और ये रकम जी, लक्ष्मण जी आपने रकम का बाइफिकेशन कैसे बताया? केंद्र और राज्य कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस अधिग्रहण में इलेक्ट्रिक बसेस के?
ये 63,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और बाकी जिन जिन राज्यों में स्कीम चलेगी उस स्कीम के उन राज्य सरकारों की तरफ से बाकी रकम लिया जाएगा। उस राज्य में जितने बसें होंगी उसके लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब कुल 7,000 करोड़ रुपए जो है वो लोन के तौर पर लिया जाएगा। तो यानी 63,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ रुपए घटा दीजिए और बाकी के पैसे जो हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर करेंगे। जिस राज्य में जितनी बसें चलाई जाएंगी, जितने शहरों का चयन किया गया, शहरों का चयन एक तरह से कहें ऑक्शन के आधार पर होगा। करीब 200 शहर इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें से 168 शहरों का चयन किया जाएगा और उसमें से जो है सरकार ये तय करे किन किन शहरों में ये बस चलाई जानी है और फिर जो है जितनी बसें की जरूरत पड़ेगी उसके उसी अनुपात में राज्य सरकारों को अपना भी फंड देना पड़ेगा। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। और एक बार जरा चार्ट्स लेकर आते हैं, इनके इंटरडे चार्ट्स रखिए जरा एक बार। जेबीएम ऑटो और जेबीएम ऑटो करीब करीब 6% ऊपर और ओलेक्ट्रा यहाँ पर भी अच्छी बाइंग। गौरांग जी, स्पेस में कोई स्टॉक है आपकी कवरेज में जिस पर बाय हो या सेल हो? बाय रिकमेंडेशन है अनुज, और हमने बंबई शहर में बेस्ट के तरफ से यानी कि बीएसटी के तरफ से जो परिवहन बसेस चलती है इंट्रासिटी, वहां पर ओलेक्ट्रा के तरफ से, टाटा के तरफ से इलेक्ट्रिक बसेस पहले देख चुके हैं, जेबीएम के तरफ से भी इलेक्ट्रिक बसेस देखिए। हमारी जो कवरेज है वो कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो खबर आई वो है टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, अशोक लेलैंड भी हमारी कवरेज में है। मुझे अगर वहां से इलेक्ट्रिक बसेस की अभी तक मेरे ख्याल से लॉन्च हुई नहीं है, बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, लेकिन फिलहाल टाटा मोटर और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये 2 पसंद की रहेगी इस सूचना के आधार पर। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये रहेंगे रेडार पर इस खबर के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। मार्केट अब ग्रीन में आ गया फिर से एक बार, निफ्टी में अच्छी रिकवरी है और अब तो खैर बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है। टाटा मोटर्स ये स्टॉक डे हाई पर, उसके अलावा अल्ट्राटेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और अब एक बार लेकर आइए आप एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अब लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी और इनफैक्ट अब एचडीएफसी बैंक डे हाई पर आकर टिका हुआ है 1605 पर इस समय एचडीएफसी बैंक यहाँ पर। कोई व्यू इस पर आपका अमित जी? अनु जी, मेक और ब्रेक लेवल पे है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है 1575 से 1580। अगर हम इसके पिछले 6 महीने का अक्टूबर से भी चार्ट देखें तो जब भी इस जोन्स में आया है 1550, 1575, वहां पे डेफिनेटली एक बाइंग आई है, तो एक काफी क्रूशियल मेक और ब्रेक जोन है। और आज के सत्र में भी हम यही देख रहे हैं कि उसी लेवल से एक स्टॉक में बाइंग दिखा रहा है। ये स्टॉक अगर ये लेवल्स ब्रेक होते तब चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल कोई चिंता की इसमें जरूरत नहीं है। कल का डे काफी क्रूशियल रहेगा। अगर हमें एक फॉलो अप बुलिश कैंडल मिलता है आज के हाई के ऊपर तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रेंज फिलहाल होल्ड कर रहा है। ओवरऑल स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, बट मुझे लगता है कि अभी की परिस्थितियां देखते हुए ये लेवल होल्ड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक 1604 पे होल्ड है और अभी कुछ देर पहले डिस्कशन हो भी रहा था कि 50-90 का क्लस्टर इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बार जरा आप ऑटो स्पेस में ही रहिए और देखिए जरा एस्कॉट्स को बोटा आपकी स्क्रीन पे। गौरांग, मेरे ख्याल से अगर लास्ट 3 महीने का या फिर सबसे बड़ा मूवर रहा अलॉन्ग विद अशोक लेलैंड, मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड से भी ज़्यादा वर्टिकल राइज एस्कॉट्स का रहा। इस बार के आपने सेल्स नंबर्स देखे थे, हालांकि एक्सपोर्ट सबके लिए दिक्कत का सबब है, लेकिन इनके नंबर्स मोटा मोटी बहुत अच्छे रहे थे इस बार। हमारा पोस्ट नंबर्स फोनो हुआ भी था, इनके साथ बातचीत हुई थी मैनेजमेंट के साथ। आपका व्यू क्या बन रहा है गौरांग, इतने बड़े मूव के बाद? आई मीन विद इन अ क्वार्टर लगभग 1900 से लेकर 2700 तक का मूव, करीब 800 रुपए का वर्टिकल राइज दिया है इस स्टॉक ने। तो कवरेज है, डिस्क्लोजर है यहाँ पर वीरेंद्र, और अगर आप ये पूछते हैं कि खरीदारी नहीं यहाँ पर करनी चाहिए तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इतनी बढ़िया ऊपर के तरफ के दायरे देखने के बाद कोई करेक्शन आता है तब जाकर के आप नई खरीद बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर पर नई खरीद करने की राय नहीं होगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। पहली तिमाही में सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के नंबर्स अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू 29% से ज़्यादा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं मुनाफे में भी 23% की ग्रोथ रही है। मार्जिन पर हालांकि थोड़ा दबाव रहा है। इस बार के नंबर्स और आगे आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी और सीईओ शुभंकर सेन और सीएफओ संजय बांका। ये कंपनी जो है ये ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर है और 75 खुद के कंपनी ऑपरेटेड शोरूम और 71 फ्रेंचाइजी शोरूम। 70% इनका जो रेवेन्यू है वो वेस्ट बंगाल स्टेट से आता है और बाकी का जो है बाकी के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट
स्टेट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभंकर सेन साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो आपकी परफॉर्मेंस रही, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर 30% की ग्रोथ, हालांकि एबिटा उस लेवल में उतना नहीं ग्रो कर पाया, इसका क्या कारण रहा और यहाँ से क्या आउटलुक है? देखिए, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ आया ये क्यों आया है। इसमें 2-3 कारण हैं। एक है कि अपना अक्षय तृतीया का जो सीजन रहता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल अक्षय तृतीया रहा। बहुत सारे रीजन्स में उन लोगों का न्यू ईयर रहते हैं, तो लोगों का जो एक डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लोगों को जो बोनस मिलता है, दे वेट फॉर सम काइंड ऑफ ऑस्पिशियस बाइंग। तो उस हिसाब से लोगों का एक इंटरेस्ट था। हम लोग देखे हैं कि कस्टमर्स का जो एवरेज टिकट वैल्यू है कि कितने अमाउंट का वो लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग देखें कि कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 18 to 20% का टिकट साइज का भी इंक्रीज हुआ है। और तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो है कि गवर्नमेंट का जो एक रूल आया था इन टर्म्स ऑफ हॉलमार्किंग की HUID का हॉलमार्क प्रोडक्ट्स खरीदना भी कंपलसरी हो गया है। सो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे कि उनके पुराने जो ज्वेलरी है वो एक्सचेंज करके वो नए हॉलमार्क प्रोडक्ट्स खरीदने में उनका इंटरेस्ट था। तो ये सारा चीज मिलके वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन एन एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ। बेस्ट एवर क्वार्टर अपना Q1 का हुआ है। तो और जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, देखिए हम लोग का जो बिजनेस मॉडल है वहाँ पे 2-3 तरीके से सेल्स चैनल सेल्स हो रहे हैं। एक है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एक है फ्रेंचाइजीज जो टायर 2, 3, 4 सिटीज में है। और हम लोग देखें कि इसमें कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड के साथ साथ फ्रेंचाइजी जो सेल्स होते हैं उसमें भी अच्छे खासे ग्रोथ आए हैं। और उस हिसाब से उसका जो मार्जिन इम्पैक्ट रहते हैं वो मार्जिन इम्पैक्ट कम रहता है। सो इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितना गोल्ड बेचे, कितना डायमंड बेचे, कितना ओन स्टोर से बेचे, फ्रेंचाइजी बेचे, सब कुछ मिला के मार्जिन का ओवरऑल में थोड़ा कम दिख रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ सेल्स, सारे चीज ग्रोथ में है। हम लोग नए स्टोर्स भी ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर में, 5 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स और 1 फ्रेंचाइजीज। तो सारे ओवरऑल एक पॉजिटिव उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अनुज जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी कि हमारे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 29% की और एबिटा की ग्रोथ 27% की हुई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर आवर एबिटा वाज 55 करोड़ एंड दिस ईयर 59.91। तो 29% रेवेन्यू ग्रोथ, 27% एबिटा ग्रोथ और पैट जो हमारा ग्रोथ हुआ 25% का, मतलब एज अगेंस्ट 22 करोड़ इट इज 28 करोड़। सो वी आर वेरी हैप्पी with the growth across our top line, mid line and bottom line as well. ओके बांका साहब, मैं एक्चुअली आ रहा था आपके पास ही, तो टारगेट क्या है यहाँ से? क्या यही 25 से 30% की ग्रोथ का टारगेट रहेगा? देखिए, ग्रोथ विल बी ऑलवेज इंडस्ट्री लिंक्ड। अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑन क्वार्टर लाइक द थर्ड क्वार्टर इज वेरी गुड क्वार्टर। हमने देखा पास्ट में H1 की जो रेवेन्यू होती है it is around 40 to 45% and H2 की revenue 55% होती है. But as we are going on increasing the stores, so since we have received the IPO funds, so with the IPO funds, in total we are going to set up around 14 to 18 stores. So the revenue for these 14 to 18 stores will also come. So we are really committed for growth, but exact number अभी 3 क्वार्टर और बाकी देखिए आगे आगे क्या होता है. But as a team we are committed to commit good growth to our stakeholders. ओके संजय जी, ये बताइए कि अभी जो न्यू स्टोर एक्सपेंशंस हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजी पे हो चाहे वो सेल्फ ओन्ड हो, अभी नॉर्थ की तरफ आप कितना एक्सपेंड कर पाए हैं और करने की योजना है अगले 2-3 क्वार्टर्स में? अनुज ने अपने पहले प्रश्न में ही आपका जो डोमिनेटेड एरिया है उसका स्पष्टीकरण दे दिया था, बताया था उसके बारे में, लेकिन नॉर्थ में कितना एक्सपेंड करेंगे और जो आगे के 1 साल भर में जो स्टोर एक्सपेंशन है वो नॉर्थ में कितना होगा? देखिए, हमारे अभी जो टोटल स्टोर्स है 142 स्टोर्स हैं। वेस्ट बंगाल में 85 है, वेस्ट बंगाल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मिला के 110 है, नॉर्थ में 20 स्टोर्स है, वेस्ट में 8 है और साउथ में 4 है। हमारा फोकस इस साल का बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ का ही है, बिकॉज नॉर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एंड एज यू आर अवेयर आवर स्टड रेशियो इन नॉर्थ हैज इम्प्रूव्ड एज अगेंस्ट आवर नॉर्मल स्टड रेशियो ऑफ 11%. North में in some markets we are up to 15 to 20%. So now North will continue to be crowned in our future strategy and we will work accordingly. And to add to this, अगर आप ये जो 29% ग्रोथ हम लोग जो एनालाइज किए हैं उसमें से 50% ग्रोथ अपना डायमंड ज्वेलरी आ रहा है. सो उस हिसाब से वी आर जस्ट सीइंग दैट कंज्यूमर का ट्रेंड भी है कि लाइट वेट प्रोडक्ट्स हो, एवरीडे डेली वेयर हो.
तो उसमें लोगों का प्रेफरेंस है कि डायमंड ज्वेलरी सेल हो और उससे मार्जिन का भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। एंड नॉर्थ इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ। ओके, नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में फिर कब तक कितना आप क्या प्लान है आपके, मतलब एग्जैक्टली कितना आप खर्च करेंगे उसमें फिर? खर्च देखिए, एक शोरूम बनाने में 1.5 से 2 करोड़ का कैपेक्स लगता है और इन्वेंट्री जो है वो तो शोरूम का रिक्वायरमेंट के अनुपात जितना इन्वेंट्री लगेगा हम लोग डालेंगे। तो आज के दिन हम लोग का जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसमें से 5 से 6 स्टोर, ऑलमोस्ट आई वुड से 30 to 40% ऑफ द स्टोर्स आपका नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड होगा और बाकी मे बी 40% 50% ईस्ट में और बाकी 10 15 20% आपका वेस्ट और साउथ में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग ग्रो करने का सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये होगी बात सेंको की। गौरांग जी, ये आईपीओ रिसेंटली आया था, कवर किया था क्या आपने? नहीं अनुज, हमने कवर नहीं किया था इसका। ओके, ठीक है, तो ये खैर सेंको गोल्ड अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए अब, ONGC, और देखिए ये फिर से मार्केट का एक आपको वर्डिक्ट कि अगेन ये सब चीज़ें प्राइस में हैं कि विंडफॉल टैक्स बढ़ेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल पर क्रूड को कैप कर दिया गया है, रियलाइजेशन को, और हो सकता है अगली फोर्टनाइट में गिर भी जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से क्रूड एकदम 87 88 तक पहुंच गया था, अगर ये वापस नीचे आया तो यू नेवर नो। लेकिन इस पर गाबा सर एक व्यू हो जाए ONGC पर। ONGC अच्छा लग रहा है मुझे। Yes, ONGC is perfect. Looks good to me. Can go up from here. बार तो बढ़िया है, ट्रेड कर रहे हैं 178 के आसपास। मुझे लगता है ये 185 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 177 ONGC। बाई मोड पर है और आज का जो बार है बढ़िया है ONGC। ओके, ONGC का बार बढ़िया है। एक बार JBM ऑटो वापस लेकर आइए, बड़ा मूव यहाँ पर। देखिए ये इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन ये जो शेयर्स हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इनमें इस तरीके के मूव्स रहते हैं। लेकिन आज उस खबर को लेकर अब 11.5% का मूव इस समय JBM ऑटो में आपको दिखाई देगा, और बड़ा मूव है ये इस समय JBM ऑटो में। ये एक मूव। अब रुचित जुड़ गए हमारे साथ, उनकी ट्रेड्स ले लेते हैं एक बार। रुचित, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, LNT पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी लास्ट कुछ दिनों से जो हमने मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन देखा है हायर लेवल से, उसमें ये एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक रहा है जिसने रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ दिखाई, और जो भी करेक्शंस हुए वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुए रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन। तो लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के कंसोलिडेशन का हाई ये स्टॉक ने आज तोड़ा है। डेरिवेटिव सेगमेंट में भी अच्छे लॉन्ग बिल्ट अप स्टॉक में है, सो हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा आगे चल के। तो करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी करें 2650 के स्टॉप लॉस के साथ में 2780 के टारगेट्स के लिए। ओके, LNT 2691 पे आपका कन्वर्शन ट्रेड भी LNT ही है। 2691 डी हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल जरा आप अशोक लेलैंड को देखिए, खबर के बाद CNBC आवाज की, और आप देखिए जितने भी स्टॉक्स थे, आई मीन ई बस सेगमेंट में सब में स्ट्रॉन्ग मूव। 191.15 अनुज, इस दौर का मेरे ख्याल से शायद मैंने कुछ देर पहले एक इसका कंपैरिजन एस्कॉर्ट्स के साथ कर दिया था, बट क्या स्टॉक रहा है। आई मीन अर्निंग्स कितनी अच्छी थी, इनके सारे सेगमेंट्स डिलीवर करते हुए अनुज, और 191 ऑल टाइम हाई। इसको भी हमने पिक किया था मेरे ख्याल से सब बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल वीरू। अच्छा, इसमें इशू क्या है ना, इसमें अर्निंग से ज़्यादा कमेंट्री की वैल्यू थी। मैनेजमेंट ने साफ बोला हुआ है कि हमको 1 साल तक की विजिबिलिटी है कि अगले 1 साल तक हमारे नंबर्स ऐसे ही रहने वाले हैं और उससे अच्छे ही रहने वाले हैं। साइकिल है, साइकिल की एक क्लियर कट इनको विजिबिलिटी है। तो ये वीरू एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है जब आपको एक विजिबिलिटी हो एक साइकिल को लेकर। और ये स्टॉक अब मेरे ख्याल से क्या बोले, इसकी स्ट्रेंथ देखिए आप, 170 से 200 वन वे रैली है इसमें। बस इसमें ये है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन मजबूती तो है। गौरांग, आपका व्यू क्या है अशोक लेलैंड पे? आई मीन मैंने आपसे स्कॉट्स के बारे में पूछा था, लेकिन आपका जो मीडियम टर्म टारगेट इस स्टॉक पे है, स्पेशली अर्निंग्स को देखने के बाद इस बार की, आप लोगों ने क्या सेट किया है? टारगेट्स लक्ष्यांक बढ़ाए हैं वीरेंद्र हमने ऊपर के तरफ, और ये स्टॉक करीबन 65 रुपए से या उसके नीचे 45 रुपए के आसपास से हमारी कवरेज में है, और निरंतर इसको ऊपर के तरफ ने लक्ष्य बढ़ाए। और खास करके वीरेंद्र पिछले 3 तिमाही के नतीजों पर आप नजर डालें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ है। खास करके इस वित्तीय वर्ष के जो पहली तिमाही के नतीजे हमने देखे अशोक लेलैंड के, वो काबिले तारीफ बिल्कुल थे। और मैं सहमत हूं जो अनुज ने टिप्पणी करी है मैनेजमेंट की बातों को लेकर के,
210 220 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं ऊपर की तरफ, और हमें ये पूरा यकीन है कि आने वाली तिमाही के जो नतीजे आएंगे, यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी, उसमें भी हमें यकीन है कि इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, अशोक लेलैंड, ये समय स्टॉक 191 पर। चलिए, अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से अपने शेयर्स खरीद रहे हैं और आज भी शायद एक ऐसी डील हुई है, आज भी एक डिस्क्लोजर आया है, तो इस पर पूरी जानकारी के लिए यतिन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो कौन कौन से स्टॉक्स में बाय किया इन्होंने? गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे दोनों ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स खड़े हुए हैं, और जो फ्रंटलाइन कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, यानी जो निफ्टी की कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, इन दोनों ही निफ्टी कंपनीज में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर आप अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो ऑडिटर्स का मामला था, इस मामले के पहले प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदे हैं और लगभग 2% हिस्सेदारी यहाँ इन्होंने बढ़ाई है अपनी, जून 2 से लेकर अगस्त 11 तक। तो ये जो 2 महीने का पीरियड है, यहाँ प्रमोटर्स ने एक अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन ये जो एवरेज प्राइस था इस पर्टिकुलर काल अवधि में, वो 800 रुपये के ऊपर या आसपास था। यही प्रमोटर्स ने लगभग 5,300 करोड़ के शेयर्स मार्च के महीने में जीक्यूजी पार्टनर्स को बेचे थे, लगभग 600 रुपये के आसपास के एवरेज प्राइस पे। ऑब्वियसली एग्जैक्ट जो फिगर है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है अदानी पोर्ट्स के मामले में। अदानी एंटरप्राइजेज में भी सेम चीज हुई। 7 अगस्त को प्रमोटर्स ने लगभग 15 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे 2545 रुपए की एवरेज प्राइस पे, और ये एवरेज प्राइस जो है कैलकुलेटेड है एक्सचेंज के डिस्क्लोजर्स के मुताबिक। और यहां भी अगर आप देखें तो जब 2550 रुपए के आसपास प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं अगस्त के महीने में, यही मार्च के महीने में जीक्यूजी पार्टनर्स को उन्होंने 1410 रुपए में लगभग 5,500 करोड़ रुपए वर्थ के शेयर्स बेचे थे। तो हाँ, जो हिंडनबर्ग क्राइसिस के बाद स्टॉक में फॉल आया और फिर जीक्यूजी पार्टनर्स से शेयर खरीदे, वहाँ से स्टॉक्स में लगभग 50-100% के बीच की अपसाइड आई है। लेकिन क्योंकि प्रमोटर्स ने लोअर लेवल्स पे बेचा था, अपनी हिस्सेदारी कम की थी, शायद अब प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस लग रहा है और वो ओपन मार्केट से दोनों ही अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में हिस्सा बढ़ा रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये तो बात हो गई अदानी के ग्रुप स्टॉक्स की, लेकिन एक जो आज ब्लॉक डील्स हुई हैं उस पर ही बात कर लेते हैं। आज भी काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और 2 बड़ी प्रोमिनेंट डील्स हुई हैं। सबसे पहले इंडिगो की बात करते हैं। यहाँ गंगवाल फैमिली यानी शोभा गंगवाल और राकेश गंगवाल, इन्होंने लगभग 4% अपना हिस्सा बेचा। 2430 रुपये के आसपास ये एवरेज प्राइस पे BSE पे ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको दिखाई पड़ा। कुल मिला के ये जो वैल्यू है लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ऑब्वियसली अगर आप बल्टी डेटा देखें तो लगभग 6% इक्विटी एक्सचेंज हुई है, लेकिन जो टर्म शीट फ्लोट हुई थी वो 4% इक्विटी के लिए फ्लोट हुई थी। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो उसके बाद में स्टॉक में उस लेवल से हल्की तेजी आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली आज शाम का बल्टी डेटा ही आपको बता पाएगा कि कौन कौन से फंड्स ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन के बाद गंगवाल फैमिली के पास लगभग 26% हिस्सा अभी भी बच जाएगा इंडिगो में। और टर्म शीट अगर आप देखें तो फिर से एक बार 150 दिनों का लॉक इन है। तो 150 दिनों के बाद यानी ब्रॉडली 5 महीनों के अंतराल बाद शायद यहाँ फिर से आपको सप्लाई आती हुई दिखाई पड़े, या प्रॉब्ली और कोई फ्यूचर डेट पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपना इंटेंशन तो बताया ही है हिस्सेदारी बेचने के लिए गंगवाल फैमिली का, जहां तक कि सवाल है। दूसरी जो प्रोमिनेंट आज ब्लॉक डील भी हुई लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की रेलीगेयर में। और जैसे ये डील जो है प्री ओपन मतलब जो प्री मार्केट ब्लॉक विंडो होता है उसमें हुई, उसके बाद शेयर में आपने 7-8% का अपटिक देखा। इसका रीजन ये था कि CNBC TV18 के सोर्सेज के मुताबिक यहाँ बर्मन फैमिली, जो डाबर के प्रमोटर्स हैं, वही बर्मन फैमिली ने रेलीगेयर में अपना हिस्सा बढ़ाया है। ऑब्वियसली इन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो 25% के नीचे वो रखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ओपन ऑफर तो कोई ट्रिगर होगा नहीं, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली क्रिपिक एक्विजिशन के जरिए बर्मन फैमिली अपना हिस्सा बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है रेलीगेयर के शेयर में भी। रेलीगेयर और साथ ही साथ दूसरा स्टॉक हो गया इंडिगो। यानी यतिन 150 दिन बाद फिर एक सेलिंग का साया आएगा है? पिछले 3-4 दफे से तो ऐसे ही हुआ है। जैसे ही उनका लॉक इन पीरियड खत्म होता है, इमीडिएटली 1-2-3 वीक का जो रोड शो का टाइम लगता है, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, या आपको फंड्स को पिच करना होता है, उसी समय में ही ये डील होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो
देखिए इंटेंशन तो है गंगवाल फैमिली का सूनर और लेटर शेयर बेचने का, तो ऑब्वियसली 150 दिन के बाद तो बाजार तो ये मान के चलेगा कि शायद सप्लाई आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन पिछली 2 डील जो है वो 1800-1900 के बीच में हुई थी। ये पहली डील है जो एक सब्सटैंशियल प्रीमियम पे होते हुए दिखाई पड़ रही है 2400 रुपए पे। और बिल्कुल, और हो सकता है एक्चुअली अगली 2800-2900 पे भी हो जाए विरूप। ये जो टेक्सचर है इंडिगो का बहुत स्ट्रांग है। ये आज इनफैक्ट अगर ब्लॉक डील विंडो में हो गई होती तो ये नीचे रहता भी नहीं स्टॉक का। जब ब्लॉक डील विंडो में नहीं होती और एक लीकेज हो जाती है, चाहे आप कितने भी मैनेज कर लें, उसमें थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है। और जो लीकेज होता है वो जॉबर्स होते हैं बेसिकली, वो 2-3% की हर रैली पे बेचने आ जाते हैं। तो इसके लिए भी हो सकता है 6-7 दिन ये स्टॉक ना चले, लेकिन उसके बाद शायद इसमें एक वापस मूव आएगा वीरू। इंडिगो, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौरांग, अभी आपने इंडिगो को सुना भी, पर इसमें कोई राय नहीं है कि ये इस दौर का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला एक अकेला रही गया है। स्पेशली अगर आप देखें, बात करें तो एक अकेला स्टॉक एविएशन स्पेस में जो कि सबसे बड़े मार्केट शेयर के साथ और सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ ट्रेड कर रहा है। गौरांग, मान लीजिए मैं निवेशक हूँ और अगर 5 महीने के अंतराल में ये चंक सेल होने को आएगा, आपका व्यू क्या है इस वक्त? इंडिगो को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आज की तारीख में भी जिसने मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने में इस पर पैसा लगाया है वो वेल इन प्रॉफिट्स है। आपका व्यू इस प्राइस पे 2458 पे अपसाइड के टारगेट्स और ये जो हेडविंड्स हैं थोड़े खड़े हुए हैं, इसको क्या आप ज्यादा वेटेज नहीं देंगे? आपका इंडिगो पे आउटलुक? इस चीज को मैं वेटेज नहीं दूंगा वीरेंद्र। अगर मैं वेटेज दूंगा तो एक सकारात्मक कारण और एक नकारात्मक। तो पहले नकारात्मक की बात करते हैं। इनके कुछ हवाई जहाज प्लेट एंड विटनी इंजन में जो दिक्कत आई उसको लेकर के जमीन पर काफी समय से खड़े हुए हैं, जमीन ध्वस्त हो गए। और प्लेट एंड विटनी कंपनी की काबिलियत इतनी नहीं है कि बहुत जल्द इसको दुरुस्त कर सके, जिससे हवाई जहाज की संख्या बढ़े और फिर फ्लाइट्स की संख्या बढ़े। दूसरी सकारात्मक बात यह है कि वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने बोइंग के साथ मेरे ख्याल से बहुत जल्द करार हो जाएगा, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। ये जो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद गंगवाल फैमिली प्रमोटर्स जो हैं उनके तरफ से बिकवाली आएगी, वो मेरे ख्याल से छोटी मध्यम अवधि में एक असमंजस परिस्थिति खड़ी कर सकता है। पहली तिमाही के नतीजे देखने के बाद हमने जो लक्ष्यांक हमारे इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो पे है वीरेंद्र, वो 3000 के ऊपर के हमने लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। 3000 से ऊपर के आपके लेवल्स हैं जहां पे आप लोग इस पर बैट कर रहे हैं इंडिगो में। तो गौरांग, फॉर द टाइमिंग प्रमोटर्स की तरफ से ये जो चंक बार बार बिकने आ रहा है उसको बहुत वेटेज नहीं देंगे। अच्छा, इस बीच लेके आइए आप डीएलएफ। कुछ काउंटर्स जहां पे अच्छे ट्रेड स्विंग आ रहे हैं उनमें शामिल करते हैं कुछ काउंटर्स को। डीएलएफ 477 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, बट क्या मैं इसको किसी ट्रेड पर्सपेक्टिव से डिस्कशन में शामिल कर सकता हूं? मेरे ख्याल से मैं थोड़ा हिचके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 477, 478 ये अब तक का जून 2028 से लेकर 2023 से लेकर अब तक का एक बेस था जो इसने सोमवार को वॉलिड किया। अमित, आपका व्यू क्या है? आप क्या इसे एक राइड करने लायक पुल बैक मानते हैं, फिर अवॉइड करेंगे? क्योंकि ये पूरा 478 से लेकर 485 ये इससे पहले का एक बेस था जो कि मंडे को वॉलिड हुआ था। अभी क्या व्यू बन रहा है आपका डीएलएफ पर? जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे कहीं सहमत हूँ। इस बाउंस को मैं नहीं प्ले करना चाहूंगा क्योंकि स्टॉक ने जो इसका काफी एक लंबा चौड़ा पीरियड का कंसोलिडेशन बेस था 480 से 500 का, उसको ब्रेक किया है। अब 2 दिन की कंटिन्यूस सेलिंग थी, तो आज हो सकता है कि एक पुल बैक आ रहा है। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब स्लोप डाउन कर रहे हैं। ऊपर में मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है जो कि लगभग 490 के आसपास, 485 490 के आसपास आता है। बुलिश इसमें कहां से होगा? एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस में किसी दिन ये 485 490 के ऊपर वापस रिगेन करता है तो वापस इसमें एक नए सिरे से तेजी आ सकती है। इन द मीनवाइल स्टॉक को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करूंगा। 50 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कुछ दिन ये साइडवेज टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा एंड देन वी मे सी अ मूव अप। ओके, डीएलएफ अभी फॉर द टाइमिंग अवॉइड करेंगे इस स्टॉक को। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लोअर लेवल से पिछले 4-5 दिन की अनवाइंडिंग के बाद पिकअप कर रहे हैं। मानस, आप जरा डिक्सन को देखिएगा। हालांकि डिक्सन की स्ट्रेंथ और डीएलएफ की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरडे स्ट्रेंथ में इसका मूव जो है बहुत अच्छे लेवल से आया है, बहुत शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने पुल बैक दिया है। आपका व्यू मानस डिक्सन पे? जी, तो देखिए अभी तक डिक्सन का जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। 45-75 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 47-75 के ऊपर
एग्रेसिव होकर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 49-50 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो डिक्सन पे ये व्यू था और अभी आपने सुना मानस का। चलिए अभी काम करते हैं और एक और मेहमान को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आज बाजार में अच्छा पुल बैक था लोअर ट्रैजेक्टरी से, हमने सोमवार के लोस को वॉलेट नहीं किया। इस पुल बैक को आप कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं? आप लोगों का इंडिसेस पे व्यू क्लाइंट से क्या शेयर किया है और इस वक्त का कन्विशन ट्रेड क्या है आपका? जी मेरा नमस्कार। देखिए कहीं ना कहीं हम रेंज बाउंड व्यू पे है। 2 दिन पहले यानी कि मंडे का जब मार्केट ने डिप बनाया था तो एग्जैक्टली 50 DMA को सपोर्ट किया, वहां पे हैमर कैंडल बना, उसकी वजह से थोड़ी सी रिलीफ है। बट यस, ऊपर में अग्रेसिव स्टेज नहीं है, कहीं ना कहीं हम रेंज बाउंड बायस में कामकाज करेंगे। 19,250 से 19,560 इस दायरे को हम प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर यहाँ पे काम करने की सलाह हम सजेस्ट कर रहे हैं। अब स्टॉक वाइज बात करें तो वीरू यहाँ पे सिलेक्टिव काफी अच्छा मोमेंटम है। आज सुबह हम जितने भी शिपिंग कंपनीज है वहां पे फोकस कर रहे थे। इनफैक्ट ईवी रिलेटेड कंपनीज और ऑटो स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। तो अभी ट्रेड सेटअप के हिसाब से आप देखोगे तो मैं एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह दूंगा। वन ऑफ द फेवरेट और प्रेफर्ड काउंटर है। और आप देखोगे कि वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। वीकली में कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, डेली में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बनी है। स्टॉक में मूवमेंट आया बट अभी भी रैली बरकरार रहनी चाहिए। 2650 का सपोर्ट है, 2800 तक के टारगेट आपको एस्कॉर्ट्स पे बनने चाहिए। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ निर्मल बांग के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। गदर देख ली आपने? नहीं, गदर नहीं देखी, रॉकी और रानी देख ली। अच्छा, मुझे लगा कि देखी होगी, इतना पॉजिटिव व्यू था आपका पीवीआर आइनॉक्स पर। वैसे वो व्यू ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, आई थिंक पॉजिटिविटी अभी भी है अनुज, आई थिंक, बट थोड़ा स्टॉक काफ़ी चल चुका है। आई थिंक 1250 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर हो गया है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2000 के आसपास है, तो इट्स जस्ट अबाउट 15% अवे फ्रॉम अ न्यू 52 वीक हाई। तो आई थिंक बल्क ऑफ द मूव हैज़ प्रॉबेबली प्लेड आउट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द 52 वीक हाई वो टेक आउट नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि गदर, ओ माई गॉड, उससे पहले बाबी, ओपनहाइमर, पठान, तो आई थिंक एक सीक्वेंस सा रह गया। आई थिंक अगले महीने भी आई थिंक आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, शाहरुख खान की जवान आ रही है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले भी आई थिंक 2-3 और बिग बजट मूवीज़ हैं। तो अगर ये बरकरार रहा तो ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अनुज टिपिकली जो Q4 कैलेंडर या Q3 फिस्कल का होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इस बार क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा बीचों बीच दिवाली के बीच में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी बिग टिकट रिलीजेस होंगे। तो ये क्वार्टर, ये जो सितंबर एंड तक का दौर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिलहाल लग तो रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स आने की संभावना है। ओके, तो चलिए ये तो बात हो गई पीवीआर आइनॉक्स की, जहां पर अच्छा व्यू रहे। एक आपका स्ट्रैटेजिक बाय था जोमेटो पर कुछ टाइम पहले, वो भी अच्छा प्ले आउट हुआ जी। अभी रिसेंटली हमने 100+ भी देखा उसमें जी। अभी भी आप उसमें इंटैक्ट हैं या अब उसमें से एग्जिट की सलाह है यहाँ से? नहीं अनुज, आई थिंक इसको मैं आई वुड स्टिल एडवाइज पीपल टू होल्ड ऑन टू दिस नेम। जैसे मैंने अभी वर्ल्ड कप की चर्चा की, आई थिंक एक बहुत बड़ा इवेंट है, 1 महीने तक चलने वाला है, तो आई थिंक उस महीने डिलीवरीज ज़रूर आई थिंक काफ़ी हद तक पिकअप हो सकते हैं। बट आई थिंक इट्स स्टिल गुड फॉर मोर। द गुड पार्ट अनुज इज, आई थिंक हमारी जब पहले चाहे पॉलिसी बाजार का ट्रेड, पेटीएम वगैरह पे चर्चा हुई है, मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाइए या रोड मैप दिखाइए या फ्री कैश फ्लो का रास्ता दिखा दीजिए। आई थिंक अभी काफ़ी सारी कंपनियां उस रास्ते पे निकल चुकी हैं, तो इतना अंडर परफॉर्मेंस रहा है। आई थिंक ये हो सकता है कि ये साल अच्छा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज जोमेटो यहाँ से भी आपको अगर 30-40% के रिटर्न्स दे दें, तो अगर दिवाली तक आपको 130-140 का भी भाव देखने को मिले, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, एक आपने व्यू लिया था पिछले बार जब हमारे शो में आए थे, आपकी बैंक्स में अब यहाँ से चलना मुश्किल है जी, क्योंकि काफ़ी इन पर एनआईएम का प्रेशर आएगा, और वो हमने देखा भी जी। और एसबीआई में तो शायद एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा इशू आ गया, लेकिन अभी 5% की करेक्शन में ये प्राइस देने अभी और 5-10% की करेक्शन बाकी है बैंकों में? नहीं अनुज, आई थिंक वो व्यू बरकरार है इस वक्त। आप देखिए एक उदाहरण, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई थिंक पिछले 3 क्वार्टर के अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स ले लें, 3 क्वार्टर से लगातार एक्सपेक्टेशंस को बीट करें, लेकिन स्टॉक कुछ खास कर नहीं रहा, वो वहीं के वहीं है। तो आई डोंट थिंक ये पूरी तरह से प्राइस इन हो गया, क्योंकि पार्शली अनुज जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं उनमें कुछ खास तालमेल है नहीं, क्योंकि चाइना एक तरफ से बहुत रेट कट और स्टिमुलस कर रहा है,
यूएस की गतिविधि अलग है, रशिया ने जो कर दिया वो कर दिया, इसके बीच में भारत कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये स्थिति रहेगी अनुज के डिपॉजिट के लिए, जो हम बोलते हैं ना फाइट फॉर डिपॉजिट्स, वो शायद थीम अगले 6-8 महीने तक भी रहेगी। इसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी अनुज कि अगर आगे चलते चलते क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई ना, तो आपका जो निम्स पे प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ कम्प्लीटली इन द प्राइस। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो आई डोंट थिंक ये बैंक से लीड होगा, तो हमें दूसरे सेक्टर्स देखने होंगे। बैंक्स एट बेस्ट, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप या तो मार्केट वेट रह सकते हैं या मार्केट से एट बेस्ट आज से 100-150 बेसिस पॉइंट और उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से आपको भयंकर रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप बैंक्स में पैसा डालें। ये मेरा व्यू अभी भी बरकरार है। तो यहाँ से आप किस पर पॉजिटिव होंगे फिर राहुल? अगर सेक्टोरली बात की जाए तो क्या मेन आपकी थीम्स होंगी यहाँ? तो अनुज क्या होता है ना, हमने बाकी सेक्टरों में देखा है कि जब तेज़ी आती है तो फिर जनरली अगर हम पिछले 3 साल 5 साल 10 साल का पी या ईवी एबिटा जो भी है आप मल्टीपल देखते हैं, फिर अगर चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो उनके मायने कम होते जाते हैं। तो ये जो हमने अभी तेज़ी फार्मा में देखी है, लोगों को लगता है कि बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता बहुत हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके अर्निंग्स अगले 2 साल 20% कंपाउंड करेंगे और अगर आप सारे बाजार में स्ट्रगल करेंगे, ऐसी कंपनीज ढूंढना जहां पे 20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, यहां से और ज़्यादा क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अंडर ओन्ड भी थे, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन सभी आ गया था, तो ये यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते। तो आई थिंक यहाँ से भी अगर मैं फार्मा में देखूँ तो हमारा झुकाव अनुज थोड़ा डोमेस्टिक की तरफ है। तो आई थिंक नेम्स लाइक सिप्ला, टोरेंट फार्मा, अगर आप मिड कैप्स में देखें तो अजंता फार्मा, जेबी केमिकल, और अगर आप स्मॉल कैप्स में देखें एरिस लाइफ साइंसेज, ये 5 नाम हैं जहां पे हमारा बहुत पॉजिटिव झुकाव है आज की डेट में भी। अगर आपको करेक्शंस में मैनकाइंड मिल जाए, ऑब्वियसली इट्स बीन अ वन वे रैली सिंस लिस्टिंग, लेकिन आपको अगर आपको 15-20% लोअर मैनकाइंड भी मिल जाए तो दैट्स अनदर ग्रेट स्टोरी। तो आई थिंक एक फार्मा है। दूसरा अनुज, हालांकि क्रूड 70 से 80 थोड़ा 82 भी हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज ने ये जो नीचे का जो दौर था क्रूड की 70 की तरफ, उन्होंने काफ़ी इन्वेंट्री लॉक इन कर दी होगी, जिसका फ़ायदा शायद आपको Q2, Q3, Q4 में देखने को मिले। तो एक ये भी है कि आप सीमेंट खेल सकते हैं, यहाँ पे भी लार्ज कैप्स में आप अल्ट्राटेक या अंबुजा से खेल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा नीचे आना चाहें तो रैमको और बिरला कॉर्प से। और आई थिंक इंश्योरेंस में तो आपको मालूम है मेरा पहले से ही बहुत पॉजिटिव झुकाव रहा है, वहाँ पर भी आई थिंक अभी भी वैल्यूएशन इतने खास कुछ डिमांडिंग है नहीं, एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो आई थिंक ये कुछ स्पेसेस हैं मुझे लगता है जो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि हालांकि इसमें मैं ऑटो भी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं, आईटी, बैंक्स वगैरह से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, बट बाकी इनमें से एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मिल सकता है जो आपको अल्फा और बीटा दोनों दे सकता है कंपेयर टू आपका जो भी अंडरलाइन बेंचमार्क हो। ओके वीरू? राहुल, मैं एक प्रश्न इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा था, क्योंकि अर्निंग सीजन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अभी हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स को कवर कर लिया, जिनके अर्निंग्स ने वाकई आपको काफ़ी सरप्राइज किया हो, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका मैनेजमेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हुआ पोस्ट अर्निंग्स, जिस पर आपका कन्विक्शन काफ़ी है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाएं तो और अच्छा है। सबसे पॉजिटिव तो आई थिंक वीरू फार्मा ही रहेगा। आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग ही चले हैं। मैंने कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का जिक्र किया, आई थिंक इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बेस्ट लाइफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, इंडिगो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो आई थिंक इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर, ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एक पूरा सेक्टर नहीं है क्योंकि इट कट्स अक्रॉस, टेक्निकली पीवीआर आइनॉक्स इज ऑल्सो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे हमने अर्निंग्स अपग्रेड्स देखे हैं, अदरवाइज वीरू आई थिंक कोई सेक्टर ऐसे नहीं है कि जो हमने ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जैसे जहन में आते हैं पॉलीकैब, आई थिंक रिसेंटली हमारी चर्चा भी हुई थी अनुज इसके बारे में कि आई थिंक हमने करीबन 20 से 25% हमारा एबिटा और प्रॉफिट जो FY 24-25 का है वो अपग्रेड किया था। तो आई थिंक ये बहुत स्पेसिफिक बन जाता है ऑन अ केस टू केस बेसिस। बट आई थिंक अगर आप अर्निंग सीजन को इन टोटलिटी देखेंगे वीरू, आई थिंक इट वाज बाय एंड लार्ज एन ओके रिजल्ट सीजन, इतना भी कोई ख़राब नहीं था। एंड ऑड IT वाज बैड हियर, पर उसके सामने कोई और सेक्टर अच्छा खड़ा हो गया। आई से इट वाज नेट न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट सीजन पे आप कहीं सीना ठोके कह सकें कि निफ्टी 22-23 हज़ार तक चला जाए। उस तरह के अपग्रेड्स तो मुझे कुछ खास दिखे नहीं। ओके, अच्छा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात कही आपने यहाँ पे। अच्छा राहुल, अब जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस बहुत नज़दीक खड़े हैं, कुछ महीने और लगभग साल भर से भी कम की अवधि बची है।
हमने मीडिया स्टॉक्स में मूव दिया है। अब मैं इस मीडिया डिस्कशन में पीवीआर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑल्दो आपने पीवीआर को लेकर चर्चित कर दिया कि एक सब्सटेंशियल मूव आ चुका है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एड स्पेंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपका मीडिया स्पेस में क्या व्यू है इस वक्त? कोई खास स्टॉक अदर देन पीवीआर जो कि आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? देखिए इस वक्त वीरू एज पर अ सेक्टर वी कवर ओनली पीवीआर एंड आइनॉक्स, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक प्री इलेक्शन ईयर है और 8 महीने बाद एक जनरल इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली मीडिया का बहुत ज़्यादा स्पेंड बढ़ेगा। जो लिस्टेड यूनिवर्स में है, चाहे आपकी पेरेंट कंपनी हो या जो लिस्टेड में प्रिंट हो, I think you all are all going to have a lot of pricing power in the run-up to elections. It's probably, you know, a dream time, and not just general elections, Viru. I think, if I'm not mistaken, Rajasthan, Chhattisgarh, I think और major state भी है, if I'm not mistaken, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर में भी 3 बहुत important state elections भी आ रहे हैं। तो I would definitely be looking at this space with great interest, because आपकी subscription तो बढ़ेगी। I think वो advertisement revenue जो है वो pricing power मीडिया में अभी आ जाएगी। तो even though we don't track the sector, if I was to be a buyer, I would look at staying with the leaders, both on the electronic side as well as on the print side. It's not a bad time to be buying it. इनका अच्छा टाइम I think अगले 2-3 क्वार्टर्स में, शायद उसके बाद भी Q1 FY25 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं और इंक्लूड कर लूंगा राहुल, जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। आपने फार्मा का नाम बार बार जिक्र किया। अब हमारे पास हॉस्पिटल यूनिवर्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक ज़माने में सिर्फ 1-2 स्टॉक्स हुआ करते थे, लेकिन आपके पास आज अपोलो है, आपके पास आज मैक्स है, आपके पास फोर्टिस है, आपके पास नारायण है, आपके पास यथार्थ हॉस्पिटल भी है। थोड़ा झुकाव आपका इस वक्त इस स्पेस में है या नहीं है? वीरू, इनको मैं होटल्स के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, आरपॉप जिसकी बात होती है, और जब हम होटल्स की बात करते हैं तो वी लुक एट ऑक्यूपेंसीज एंड रूम रेट्स। आई थिंक दोनों ही बहुत बेहतरीन कर चुके हैं, एंड आई थिंक दोनों सेक्टर्स में काफ़ी हद तक एक उछाल आया है, एंड अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर नाउ ट्रेडिंग एट वैल्यूएशंस जो आप पीक साइकिल पे देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इट्स ग्रेट इफ़ यू आर होल्डिंग इट। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप बेचिए, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक इफ़ यू लुक एट बोथ होटल्स एंड हॉस्पिटल, जिनके मेट्रिक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, आप ऑक्यूपेंसीज इनटू रेट पर रूम, मोटा मोटी यही आपका मॉडल है, और फिर आपसे उनसे जितने कैश फ्लोज आते हैं उतने आते हैं, देन यू यूज दोज कैश फ्लोज टू फंड योर कैपेक्स। तो यही प्रॉब्लम है। जैसे हम होटल्स की बात करते हैं, दीज आर नॉट सस्टेनेबल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेसेस वीरू। सो आई थिंक कोविड के बाद आपको एक झुकाव डेफिनेटली दिखा है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिछले 3-4 साल में लिस्ट भी हुए हैं, लेकिन यहाँ से कैन दीज री-रेट मेनी फोल्ड इवन फ्रॉम हियर? आई एम नॉट सो श्योर। आई थिंक अगर आप FY25 के रिजल्ट्स देखें तो अभी भी आपको 15-20% मिल सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली मोर देन ट्वाइस योर FD रिटर्न। बट वो मल्टीपल री रेटिंग जो हम बात करते हैं, आई थिंक द बेटर पार्ट ऑफ दैट इज डन फॉर बोथ दीज सेक्टर्स। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, तो इस समय मार्केट में आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है फिर? जो इंटरेस्ट रेट कट की चर्चा हो रही थी अनुज इंडिया में, वो अगर FY25 का फिनोमेना बन जाता है एंड साइमल्टेनियसली अगर यूएस में एक स्लोडाउन आ जाता है, तो टिपिकली हम देखते हैं अनुज कि जब यूएस का यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है, ये 15 से 24 महीने रखते हैं रिसेशन को आने में। हमारे यहाँ इस बार जब यील्ड इन्वर्ट हुआ था वो जून 2022 में हुआ था। तो if a US slowdown coincides with high inflation and no rate cuts here, ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है जीडीपी ग्रोथ का। वो डिमांड इम्पैक्ट आपका काफ़ी हद तक आ सकता है, एंड देन फिर क्योंकि जब आप अर्निंग्स प्रोजेक्ट करते हो, यू हैव टू टेक अ टॉप डाउन व्यू, तो फिर अगर आपके अर्निंग्स रिस्क होंगे तो वो होगा। और दूसरा अनुज, आई थिंक क्रूड, क्योंकि अभी 80 पे चला गया, अगर ये 90 तक चला गया, देन वी डोंट नो, बिकॉज इन दोनों का इम्पैक्ट, हालांकि ट्रेड नंबर्स ठीक आए थे, आपने देखा होगा वीकेंड पे, लेकिन अगर इन दोनों के चलते रुपये थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाए तो वो भी एक इशू हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा मैक्रो है, माइक्रो रिस्क ऐसे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे, इफ़ एनीथिंग, बिकॉज थोड़े मानसून अभी वापस डेफिशिएंट चले गए हैं, और जैसे हम अभी इलेक्शंस की चर्चा कर रहे थे स्टेट और सेंटर की, आई थिंक द गवर्नमेंट विल ट्राई एंड डू थिंग्स टू बूस्ट कंजम्पशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो माइक्रो लेवल पे मुझे इतना कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रहा है। इट्स मोर अ मैक्रो रिस्क देन अ माइक्रो रिस्क। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू बात करने के लिए। चलिए, ये बात हुई राहुल से। चलिए वीरू, 4 का चौका की शुरुआत करिए फिर। जी हाँ, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए 4 ट्रेड्स आएंगे एक एक करके। आइए इसके मैं आप वो जो रूपरेखा है वो ट्रेड्स की फिर बताता हूँ। यहाँ पे 4 ट्रेड्स होंगे। मानस जायसवाल सस्ता ऑप्शन, FNO सुपरस्टार चंदन तापड़िया, चार्ट के चमत्कार उचित जैन और मिड कैप फंडा देंगे गौरांग जी। मानस क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं, बताइए आज का ऑप्शन ट्रेड।
तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए एक्सिस बैंक के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 930 वाला पुट ऑप्शन एक्सिस बैंक का खरीद सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। नेचुरल ये है कि अगर आप पैटर्न देखेंगे एक्सिस बैंक का, तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पैटर्न निगेटिव है। आई थिंक 100-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके शायद ये 900 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एक्सिस बैंक के पुट ऑप्शन में, जो कि 930 वाला, उसमें खरीदारी करनी है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस, 16 रुपए के टारगेट। ओके, तो आप एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शंस, तो बैंक्स पे मानस का कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। और अभी भी एक्सिस बैंक के पुट ऑप्शंस के साथ राइट करेंगे। 930 का पुट ऑप्शन। चंदन, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप आज का एफएनओ सुपरस्टार? बिल्कुल, देखिए मेरा पूरा फोकस अब ऑटो एंसिलरीज और ईवी रिलेटेड सारे काउंटर्स पे। आप देखोगे नॉन एफएनओ काउंटर्स में भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हमने कुछ देर पहले एक्सपोर्ट्स की बात की, टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग है, बट मैं एक्साइड पे फोकस करूंगा। यहाँ पे एक्साइड पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4-5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। प्रीवियस डे के हल्के से डिक्लाइन के बाद प्रीवियस डे के लो को यहाँ पे सपोर्ट हुआ है। तो 261 जो पिछले 4 दिनों से मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 275-277 के टारगेट बनने चाहिए एक्साइड इन्वेस्टर। ओके, तो एक्साइड का फ्यूचर्स आपको बाय करना है। ये है आज का एफएनओ सुपरस्टार। एक ट्रेड और हो गया आपकी स्क्रीन पर, और 267 पे ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। रुचित, चार के चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? की सलाह दूंगा। सो अगर आप चार्ट्स देखें थोड़े लास्ट 1-1.5 महीने के, तो जुलाई महीने में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में ब्रेकआउट आके एक प्राइस अप मूव आया था। अगस्त के फर्स्ट हाफ में पूरा कंसोलिडेशन फेज रहा है, जिसमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हुआ है। तो आज ऐसा लग रहा है कि वो बुलिश फ्लैग का इम्पैक्ट हम आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे एनटीपीसी में खरीदारी करें 213 के स्टॉप लॉस के साथ 223 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, प्लीज बताएंगे जरा, प्लीज एक बार फिर से। एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी आप पिक कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप लॉस और जो टारगेट से फिर बताइए रुचित। 213 का स्टॉप लॉस रहेगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है, और 223 के टारगेट से। ओके, 223 का यहाँ पे स्विंग टारगेट है आपका हार्ड लेवल्स पे। 217 पे ट्रेड करता हुआ, मार्केट से डे हाई निफ्टी करीब 19,453 पे ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी भी स्विंग देखिए, अच्छा मूव देकर 43,932 के स्तर पे। गौरांग, आज का मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं? तो सीमेंट क्षेत्र में से एक कंपनी जो नतीजों के बाद थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे या निराशा हमने नतीजों में देखी है वीरेंद्र, और मिड कैप कंपनी है ये रैमको सीमेंट। मेरे ख्याल से 850-880 के आसपास कामकाज कर रहा था जब पिछली बारी नजर पड़ी थी। खरीदारी की राय है, और हमने लक्ष्य के रूप में 1000 के ऊपर के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा यह कहती है कि सीमेंट की मांग और सीमेंट का उत्पादन दोनों ही ऊपर जाएगा, और सीमेंट के बोरियों के दाम भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है। इस करके हमने मिड कैप कंपनी रैमको सीमेंट को चुना है। ओके, गौरांग जी का रैमको सीमेंट से 4 ट्रेड्स आए आपकी स्क्रीन पे। पहला ट्रेड था एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन और मानस की तरफ से, जिस पर आपको यहाँ पे मंदी खेलनी है पुट के थ्रू। एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन लगभग 930 का। उसके बाद ट्रेड आया आज रुचित जी का, एनटीपीसी उन्होंने पिक किया था। आज का एफएनओ सुपरस्टार, सॉरी चंदन जी ट्रेड था एक्साइड, आज का एफएनओ सुपरस्टार। फिर रुचित ने ट्रेड पिक किया एनटीपीसी फॉर ए पॉसिबल टारगेट स्विंग ऑफ 223 ऑन द हैश है 223 के लक्ष्य के लिए। और रैमको सीमेंट्स आज गौरांग जी ने पिक किया है आज का मिड कैप फंड। मार्केट से डे हाई, और निफ्टी अब क्या कर रहा है? निफ्टी अब एक बड़े क्रिटिकल लेवल को निकाल रहा है। इट्स 19,463 और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और बैंक निफ्टी हालांकि अभी नहीं इतना कन्विक्शन के साथ 44,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर आया है, बट एक बार जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे जरा प्लीज, कंट्रीब्यूटर्स, बस उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें तो रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस तो जरा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक रखिएगा। रिलायंस लूजर्स और आई थिंक जो ड्रैगर्स थे उस लिस्ट में से बाहर चला गया। इन्फोसिस का मूव, एलएनटी का मूव और अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो मूव आया है वो थोड़ा सा निफ्टी को स्ट्रेंथ देता हुआ। और यस, आपकी रिलायंस में भी देर से रिकवरी है, और एचडीएफसी बैंक अभी भी
ड्रैगर्स में शामिल है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस थोड़ा सा क्लोजिंग पे और फोकस करेंगे। BTST ट्रेड्स छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी, निफ्टी अब 41 अंक ऊपर, अब एक सीरियस चैलेंज पोस्ट करता हुआ 19,400 के कॉल राइटर्स को, और मतलब माफ कीजिएगा 19,500 के कॉल राइटर्स को। 400 का तो जो कॉल राइटर था उसके जोन को इसने पहले ही बाइसेक्ट कर दिया था। नाउ इट्स एट डे हाई। एक बार जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स फिर लेके आइएगा और LNT के स्विंग को देखिए। LNT अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव, और दिन के सर्वोच्च स्तरों पर गजब मूव है यहाँ पर। इन्फोसिस हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे आया था, लेकिन फिर अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बन गया, और LNT इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट। ये देखिए टिक बाय टिक चार्ट 32 रुपये ऊपर। ओके, और क्या इस वक्त इंप्रेस कर रहा है इस क्लोजिंग में? निफ्टी अब ऑलमोस्ट 19,500 की तरफ खिसकता हुआ। टाटा मोटर्स को देखिए आपकी स्क्रीन पे, अबाउट 20 DMA 621.20 पे दिग्गजों में। और अल्ट्राटेक सीमेंट का जिक्र हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल 8265 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। एक टेक लेता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट पे, उसके बाद कुछ और आपको जानकारी दूंगा। चंदन, अल्ट्राटेक सीमेंट 8265, इस कैंडल रिवर्सल को कितनी रिस्पेक्ट देंगे आप, और आपका व्यू इस वक्त इस पे? या सो अल्ट्राटेक की बात करें हम तो इस स्टॉक में एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में की सपोर्ट से टर्न हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के थोड़े से मूव बन रहे हैं, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब स्टेबिलिटी बननी चाहिए। तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से आप देखोगे तो आज का कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्फिंग सेटअप बन रहा है। 8,100 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं 8,500 तक के मूव के लिए स्टॉक तैयार हो। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग हुए यहाँ पे। इस बीच एक बार जरा M&M लेके आई 1571 पर आपकी स्क्रीन पे, और इसकी जो ऑल टाइम हाई इंट्राडे बेसिस पे ट्रैजेक्टरी है, इट वाज 1595 मेरे ख्याल से जुलाई फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आई थिंक। और क्लोजिंग बेसिस पे जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है यही 1571। यस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यस, और वो क्लोज था, दिन था 12 जुलाई का। 12 जुलाई को इसने ऑल टाइम हाई क्लोज क्रिएट किया था, और ये ऑलमोस्ट उस लेवल को रीगेन करता हुआ दिन के सर्वोच्च स्तरों में। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कल M&M ने काफ़ी मेगा लॉन्चेस किए थे, और उसमें एक जो कंपनी की 5 डोर था इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार है, उसका भी कहीं ना कहीं शोकेस किया गया था। उसमें खासियत क्या है उस कॉन्सेप्ट कार में, 5 डोर था इलेक्ट्रिक में? आइए एक बार उस रिपोर्ट को समझते हैं, उस रिपोर्ट पर देखते हैं। दीपाली के थ्रू ये रिपोर्ट आई है, जरा इसको देखते हैं, फिर M&M पे एक बार व्यू लेंगे। महिंद्रा ने थार इलेक्ट्रिक को अनवील किया है। ये एक कॉन्सेप्ट कार है, ये प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जैसी गाड़ी आपको दिख रही है, जब प्रोडक्शन वर्जन में आएगी तो इसी तरीके की होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप आइस थार के मुकाबले इसको कंपेयर करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, पर चाहे वो लुक हो या फिर डिज़ाइन एलिमेंट्स ही क्यों ना हो। इसका फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड है, फ्यूचरिस्टिक है। आपको कम्प्लीटली डिफरेंट हेडलैम्प सेटअप मिलता है। रग फील देने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग मिलेगी गाड़ी के चारों तरफ, जिसे आप ये ब्लैक और मैट फॉर्मेट में देखेंगे। व्हील साइज इसका ह्यूज है, और अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसके जो तीनों पिलर्स हैं वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश होते हैं। 5 डोर थार ये होगी, जैसे आप देख रहे हैं साइड में आपको दो दरवाजे दिखेंगे, दोनों साइड में और एक पीछे, तो ये 5 डोर इलेक्ट्रिक थार होगी। एक चीज ये क्लियर है, अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये BE प्लेटफॉर्म यानी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। लेकिन कंपनी ने बताया है कि इस प्लेटफॉर्म को थार इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिले और व्हील बेस ज़्यादा मिले। यानी जो आइस थारों से मुकाबले इसमें ग्राउंड क्लियरेंस या फिर जो व्हील बेस है वो ज़्यादा रहेगा। जी याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कार है अभी 5 डोर थार इलेक्ट्रिक। गौरांग, कैसी लगी गाड़ी देखने में, और M&M पे आपका व्यू क्या है? अब पता नहीं प्रकाश सर अपनी 2 डोर को कन्वर्ट करेंगे 5 डोर में या नहीं करेंगे, बट आपका व्यू, कन्विक्शन बना है M&M में अभी भी? कन्विक्शन बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट जो नहीं, अभी पहले गौरांग से व्यू लेते हैं। प्रकाश सर पहले गौरांग से व्यू लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक तरफ प्रकाश गावा जो हमारे प्रिय मित्र हैं, उनका मन तो बिल्कुल करेगा, हमारा भी मन करेगा। और मैं देख रहा था अभी जब दीपाली जी गाड़ी को बता रही थी, मैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस देख रहा था वीरेंद्र, और वो टायर पर मेरी नजर पड़ी।
बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है ये। अब हालांकि ये एक प्रोटोटाइप है, प्रोडक्शन रेडी मॉडल अलग होगा। खरीदारी की राय है 18 तक के लक्ष्य M&M पर है, और ये राय तब भी थी जब ये RBL बैंक की खबर आई थी और स्टॉक लुढ़क गया था, तब भी एक अच्छा मौका था। आज की तारीख में भी एक मौका है। अच्छा प्रकाश सर, आप यकीन मानिए न मानिए, पिछली बार आपकी गाड़ी में हम जब बैंड्रा में बैठे थे और आप भी सह परिवार थे, मैं और हर्षदा थे, दिक्कत हुई थी सर 2 डोर में। अब 5 डोर बनती है सर, है ना? बिल्कुल 100% दिक्कत तो है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए गाड़ी, ज्यादा में तो 2, तीसरे के लिए नहीं है 2। अगर गाड़ी चला रही है सिटी में, अब अगर जैसे मैं आशीष भी, वरना एक दरवाजा, मैं और आशीष और नीरज जी आ गए, अनुज भी आ गए, तो 5 डोर की जरूरत पड़ेगी, है ना? आशीष को तो मतलब मुझे लगता है एलिवेटर में दूसरी आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ M&M को थम्स अप है, याद रखिएगा पैनल की तरफ से। हाँ, पैनल की तरफ से थम्स अप है। स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ M&M अपने इन लॉन्चेस के बाद साउथ अफ्रीका में मेगा इवेंट था, कल मेगा इवेंट था। खैर, निफ्टी 19469 और अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए कुछ BTST कॉल्स का क्रम जो है वो शुरू करते हैं। मानस, आप कितने कन्विक्शन के साथ इस क्लोजिंग को अप्रोच करेंगे? निफ्टी के इस रिवर्सल को ड्यूरिंग द डे आप कितनी रिस्पेक्ट देंगे? पहले इंडिसेस पे व्यू, फिर आपका BTST ट्रेड या फिर STBT ट्रेड। जी, तो देखिए इंडाइसेस पे थोड़ा वेट करेंगे वो आई थिंक बेहतर है। देखिए अभी भी कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का, ऐसा नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया और आपको एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ना निकले जो कि 19,550 है, तब तक तो कन्विक्शन नहीं आता है ऊपर की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल सकते हैं दोनों साइड पे, तो दोनों साइड आप प्ले कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग से बहुत सारे सेल रिकमेंडेशन दिए, लेकिन एक ट्रेड लेके जाना चाहेंगे हम आज, वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पावर ग्रिड में स्टॉक ने बेस बनाया था 100 डे मूविंग एवरेज पे। आज एक ही दिन में स्टॉक ने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो BTST के लिए पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय रहेगी। 244 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 254 के टारगेट, तो 254 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड को आप पिक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे 248 पर। चंदन, आपका ट्रेड? जी देखिए, मिड कैप वाइज काफी अच्छा मोमेंटम है और मैं एक स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ, JSW एनर्जी। इस स्टॉक को हम पिछले 4-5 दिन से रिकमेंड करें, हालांकि 5% ऊपर है, बट फिर भी खरीदारी की सलाह रखूंगा। 362-65 के आसपास ले, 352 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 385 तक के टारगेट बन लीजिए। ओके, JSW एनर्जी आपका एक स्ट्रॉन्ग बाय है यहाँ पर। रुचित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? लो वही जिसे में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। ट्रेंड नो डाउट स्टॉक का पॉजिटिव ही है। अभी भी आज भी जो डिक्लाइन हमने मॉर्निंग में देखी थी, लोअर लेवल से वापस से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आया है, तो करंट लेवल से 176 के स्टॉप लॉस से BTST के लिए खरीदारी करके जाए 184 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ONGC पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। क्लोजिंग में हमने इसको आते साथ मार्क भी किया था, मेरे ख्याल से अनुज ने इसको टच किया था, और अब डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 179 पे। प्रकाश सर का ट्रेड हो गया, मानस का ट्रेड हो गया, चंदन का ट्रेड हो गया, और रुचित का ट्रेड हो गया। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मेरी नजर पिरामल एंटरप्राइज पे है। पिरामल एंटरप्राइज में एक हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं। 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन था, स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। 1061 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 1090 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 1047 का। पिरामल एंटरप्राइजेस 1061 पे। प्रकाश सर, माफी चाहूंगा, आपका ट्रेड नहीं हुआ पे, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा LNT पे ध्यान देना चाहिए। ट्रेड करा है 2692 पर, जो पैटर्न है उसके हिसाब से लगता है 2680 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। टारगेट 2720 का है, और कल मुझे लगता है मार्केट ऊपर होगा, तो LNT पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, LNT 2691 एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ LNT बढ़ता हुआ। खैर, मैं अच्छा पहले गौरांग जी से बात करूं, उससे पहले जरा यतिन से बात करते हैं। डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस पुल बैक को, इस रिवर्सल को ड्यूरिंग द डे जो हमने देखा, उसको वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? यतिन, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू, और 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं। सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद तो अच्छी थी ही, और काफ़ी अच्छी यहाँ डोमेस्टिक फंड बाइंग और FI बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ BTST की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, और उनको लगता है स्टॉक में 15 से 20 रुपए का अपसाइड करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है, और फ्रेश लॉन्ग्स आपको
अगस्त सीरीज में देखने को मिल रहे हैं इस फार्मा स्टॉक में। इसके अलावा भारत फोर्ज एक दूसरा स्टॉक है जो आज HNI रेडार पे है। काफ़ी सारी बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली उनको लगता है कि 980 से लेके 1000 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिलने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा और यहाँ भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। ओके, भारत फौज आपकी स्क्रीन पे। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्ट्रॉन्ग मूव भारत फौज ने दिया भी था। और ऑरबिंदो फार्मा 2 स्टॉक्स। ऑरबिंदो फार्मा में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी और जहाँ तक भारत फौज के सवाल है, ये क्लोजिंग तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे एक बार। और करीब 872 पर ये भी इसकी इस दौर की मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। गौरांग, आपने अभी तक सबको सुना और आई थिंक आज के इस क्लोज को देखा भी। मंडे के क्लोज को हमने डिफेंड किया, इनफैक्ट निफ्टी ने तो उसको अप्रोच भी नहीं किया, थैंक्स टू सीमेंट स्पेस, थैंक्स टू SBI जिसने अपने क्रिटिकल लेवल को होल्ड किया। क्या अभी भी कहना जल्दबाजी होगी या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि हमने ये जो मंडे को लो क्रिएट किया वो इस स्थिति के लिए पर्याप्त लो था, वो रिविजिट नहीं होगा? आपका रेस्ट ऑफ द आई थिंक मंथ के लिए आउटलुक क्या बनेगा और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा लेवल्स पे? पहले कन्विक्शन ट्रेड दे देते हैं और वो वही स्टॉक होगा जो अभी हमने बात की, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये हो गया कन्विक्शन स्टॉक। और जहां तक रहा बाजार के ऊपर राय, तो मेरा ये मानना है वीरेंद्र के शायद इस हफ्ते भी 19,200 300 नीचे की तरफ, 19,500 19,600 ऊपर की तरफ, मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ वीरेंद्र। और निर्णायक तरीके से हमें अगले हफ्ते शायद ये मौका देखने मिले जब हम 19,600 के पार जाते हुए फिर से कोशिश करेंगे ऊपर के तरफ के दायरे देखने के लिए। लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके होगा। और मेरे ख्याल से जितना समय थोड़ा बहुत और ज्यादा ये दायरे में हम बिताएंगे, 19,200 300 नीचे में, 19,500 600 ऊपर में, उतनी मजबूत एक बुनियाद बन सकती है जिसके आधार पर हम ऊपर की तरफ टिक पाएंगे। तो शायद इस हफ्ता ये दायरे बंद कारोबार रहेगा, उसके बाद हमें और ऊपर की तरफ के दायरे। जी, और आप रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखिए निफ्टी में जो ये पुश आया ना, दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस। मैं रिलायंस पे थोड़ा आई थिंक सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। और रिलायंस का जो इंटरडे लो था, मतलब सेकंड हाफ का 259 का लो था, करीब 2564 का, वहाँ से लगभग एक 2576 रुपये तक का एक जो वर्टिकल राइज आया, उसने निफ्टी को एक मजबूती दी और 1940-80 तक की ट्रेजेक्टरी को छूने का मौका दिया। चंदन, आपका रिलायंस पे क्या व्यू बन रहा है? रिलायंस आज की नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद नहीं कोलैप्स हुआ। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी वॉलेट नहीं हो रहा रिलायंस पे। आपका रिलायंस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है इस वक्त क्या कोई? बिल्कुल, आज का हमारा एक पॉजिटिव ट्रिगर रिलायंस में है। कहीं ना कहीं स्टॉक में मोमेंटम भले मत हो, बट बॉटम यहाँ पे बन रहा है। अब देखोगे वीकली चार्ट सेटअप में भी हायर लोज बन रहे हैं और डेली चार्ट पे देखें तो पिछले 5 दिनों से धीरे धीरे सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नीचे में 2500 की पुट भी राइटिंग हो रही है, तो इसलिए हमारा मानना है कि 2525 एक इमीडिएट छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में एक बार 2630 2650 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। मार्केट को यदि होल्ड करना है तो रिलायंस यहाँ पे अहम भूमिका बनाए। रिलायंस पे ये व्यू था। और अगेन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये व्यू इंडिसेस के पर्सपेक्टिव से मैंने लिया था, हालांकि चंदन की टिप्पणी स्टॉक स्पेसिफिक भी रही। अच्छा मानस, कुछ काउंटर्स जो कि कोलैप्स हुए और जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, उसमें जुबिलेंट फूड्स भी रहा। मानस आज इसने फिर से, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 3 6 7 8 सेशन में एकदम पारी को ही पलट दिया। मतलब जो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई थी पोस्ट अर्निंग्स जिसमें 2 निडेमा पार हुआ, मात्र 8 सेशन में, 8 वाइल्ड सेशन में वो पूरा का पूरा जोन सिलेंडर कर दिया इसने। नाउ ये क्लोज आ रहा है करीब करीब 481 पे, दैट मींस द लास्ट मूविंग एवरेज जो कि परसिस्ट कर रहा था करीब 482 पे, दैट वाज 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी वॉलेट हो रहा है। मानस, आप कैसे रीड करेंगे और एक ट्रेडर के लिए क्या है यहाँ पर? देखिए, अभी इस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है एक्चुअली, कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 2 हफ्ते पहले जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो फिजल आउट हो गया। पिछले करीब 7 सेशन में स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल गया है। लेकिन अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो 470 475 पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो अब आपको केवल खरीदारी तभी करनी है जब ये 490 के ऊपर निकले। तो इसलिए दोनों साइड पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आई थिंक वेट करिए, किसी साइड पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तभी अब जुबिलेंट फूड में एक ट्रेड लेना होगा।
जुबिलेंट फूड्स में अभी मानस को कोई व्यू मतलब नहीं बन पा रहा है, ना शॉर्ट या ना लॉन्ग। अच्छा, एक स्टॉक और लेके स्क्रीन पे आइएगा। मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में ये बहुत एक चर्चित स्टॉक रहा, बार बार नहीं दोहराऊंगा कि किस कारणों से, लेकिन एट 3912 HAL माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स एट 3910, मेरे ख्याल से एज पर द टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर देखूं तो ये इसका थर्ड बेस्ट क्लोज होगा इसके करियर का। कोरांग डिफेंस स्पेस में BEL बार बार स्विंग देता है, लेकिन वो स्विंग कोलैप्स होता है, बट BEL का भी क्लोज आज अच्छा है 131 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। आपका कन्विक्शन इन दोनों में से किस में ज़्यादा है? और थोड़ी सी टर्बुलेंस के बाद, थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद एंड स्पेशली पोस्ट अर्निंग्स और स्पेशली एक कन्विक्शन के बाद जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिताया इस कंपनी पर, आपका व्यू क्या बन रहा है HAL पे स्पेशली, एंड आपका एक पैरेलली व्यू में चाहूंगा BEL पर भी। की राय है 145 से 155 तक के लक्ष्य है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में वीरेंद्र, ये जब पिछली बार 3950 के पार गया था, उसके बाद काफी कुछ फंड हाउसेस ने बिकवाली की थी, जिसके कारण ये करीबन 3650 के आसपास आकर के रुका था और फिर धीरे धीरे करके ये अपने आप को संभल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और डिफेंस क्षेत्र में आपको छोटी मध्यम अवधि नहीं, लंबी अवधि के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय लगता है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, और हाई प्रिसिजन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, BHEL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स, ये सभी हमारी IPO की समय से हम इनको ट्रैक करते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप समय देते हैं इन सब कंपनियों को, जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है वीरेंद्र, मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये 15-20% से ज्यादा सालाना आपको रिटर्न खड़ा करके दे। बहुत अच्छे मूव। अच्छा, ये मझगांव डॉक जो था ना, वो चंदन की कॉल्स में भी शामिल था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। चंदन, मझगांव डॉक 1932, और आपने मेरे ख्याल से 1200 और उसके बाद 1600 पे भी कन्वर्शन जाहिर किया था। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को अभी भी होल्ड करवाया हुआ है, व्यू क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, काफी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, जितने भी शिपिंग कंपनी है सब पे पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें, वहां पे भी पॉजिटिव व्यू है, लगातार यहाँ पे सजेशन है। GRC उसमें भी पॉजिटिव व्यू है। और मझगांव डॉक की बात करें तो मझगांव डॉक का जो प्राइस सेटअप है वापस अब मोमेंटम दिखा रहा है। पिछले लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। तो इनफैक्ट हमारा मानना है यहाँ पे लगभग 2050 और 2400 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है और खरीदारी की सलाह है, और जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें। तो बिल्कुल ये मौजूदा लेवल से भी 15 से 20% की और रनअप यहाँ पे बनने चाहिए। मझगांव डॉक पे बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है, ये आपकी टेक्निकल कॉल में शामिल भी था। अच्छा, एक स्टॉक और न्यूजेन स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर एक बार आप लेके आइएगा 197 कम्युनिकेशंस। लास्ट वीक कुछ इश्यूज थे, स्टॉक बैकफुट पे आया था उसके चलते, लेकिन जहाँ तक टेक्निकल का सवाल है, मैं हर खबर को अगर पीछे छोड़ दूं और इस बात को अगर सिर्फ समझते हुए कि प्राइस को सब कुछ मालूम है, अगर उस पर फोकस करूं तो एट 880 ये एक बहुत डिसेंट क्लोज है। और रुचित, आपका व्यू क्या कहता है? अब ये जो क्लोज है ना, ये 14 Feb 2022 के बाद का हाईएस्ट क्लोज होगा, मतलब उस मोर और लेस ट्रैजेक्टरी होगा। 10-12 रुपए को मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ 890 रुपए के प्राइस बैंड में। आपको लग रहा है रुचित, अगर ये 890 के ऊपर या फिर 900 के ऊपर सेटल हो गया तो उसके बाद बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं है इस स्टॉक में? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, और उसके बाद अपमूव के बाद जो पुलबैक मूव आया वो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल वो इसका सपोर्ट बन गया, और अब जैसे ऊपर जा रहा है वो उसका सपोर्ट बेस ऊपर शिफ्ट करते जा रहा है। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव, यूजुअली एक अपट्रेंड में ही ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं कि जहाँ पे सपोर्ट बेसिस हाई शिफ्ट होते जाते हैं। तो अगर ये 900 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो टेक्निकली जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से देखे तो 1080, 1090 उसके आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जाएगा। सो 900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, वो अगर क्रॉस करे तो 1080 तक के लेवल्स फिर एक्सपेक्ट करे। कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आई थिंक 830 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे फिलहाल होल्ड करनी चाहिए। ओके, पेटीएम एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। कल या परसों या फिर अगले हफ्ते अगर ये 890, 900 के जोन को पार करता है तो शायद टेक्निकल पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा क्लोज होगा या फिर सेटअप होगा। एक बार डायरेक्टर साहब जरा आज का ब्रेथ लेके आइए, ब्रेथ इन डेरिवेटिव। सुबह क्या हो रहा था? सुबह बाजार पे शॉर्टिंग प्रेशर नहीं था, बाजार में सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी। 44 शॉर्ट थे और लॉन्ग्स मात्र 6 थे।
जरा इस बार की अगर आप नंबर्स को देखें, डेरिवेटिव्स की ब्रेथ को, आइए एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईटी ने अंतिम दौर तक योगदान दिया, कैपिटल गुड्स ने अंतिम दौर तक योगदान दिया। ये देखिए वर्सेस मॉर्निंग 9:30 में जो मैंने नंबर्स लिए थे, अब लगभग 32 लॉन्ग्स और विजिबल है, 38 लॉन्ग अनवाइंडिंग सिमट कर रह गई मात्र 36 तक, जो कि सुबह 96 थी, शॉर्ट 46 पे, ये उस वक्त भी नहीं थे। और शॉर्ट कवरिंग, तो दो चीजें हुई, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ना, एस्कॉस कुबटा, पिरामिड एंटरप्राइजेस, ल्यूपिन, ओरेकल फाइनेंशियल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज ऑटो ने अच्छा मूव दिया, आज कुछ एनबीएफसीज ने, कुछ फार्मा कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, एंड स्पेशली रिलायंस ने कोलैप्स नहीं दिया, ये बाजार के हक में गया। बाकी शॉर्ट कवरिंग इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में, अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैंडल क्रिएट हुई है वो टेक्निकली सारे के सारे जो एक कैंडल रिवर्सल के पैटर्न्स होते हैं उनको कवर करती है, मैच करती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, फिर पीछे आइए एक बार, अल्ट्राटेक सीमेंट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। पिछले स्लाइड पे दोबारा आएंगे डायरेक्टर साहब एक बार। यस, अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा मूव है, जायरस लाइफ का अच्छा मूव है, और पीआई इंडस्ट्रीज का शॉर्ट कवरिंग के सारे। प्रेशर पॉइंट्स क्या थे, वो काउंटर्स कौन कौन से थे जो कि कोलैप्स हुए, जिनमें शॉर्टिंग थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। इस क्रम में सबसे ऊपर था क्रॉम्पटन, हिंदुस्तान कॉपर, इंडस टावर, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में। बाद में देखिए सुबह आज इसने अपना 52 हफ्तों का नया कीर्तिमान स्थापित किया था, हाई लगाया था। और इंटीग्रल एविएशन में, जैसे कि हम कुछ देर पहले डिस्कशन भी कर रहे थे, जो प्रमोटर चंक ऑफलोड होने आया लगभग 5,000 करोड़ रुपए का, उसके बाद अनवाइंडिंग थी यहाँ पर, और फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ डेरिवेटिव्स में खबर के मद्देनजर। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी वोडाफोन आइडिया में और इंडिया सीमेंट्स में। सीमेंट में अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट्स में थोड़ी बहुत लॉन्ग्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। निफ्टी 19,458 बाद में थोड़ा सा नीचे आया, बट स्टिल इट्स अ गुड क्लोज। बट जहाँ तक बैंक निफ्टी है वो रत्ती भर कन्विक्शन नहीं दे रहा है। स्टिल आई मीन क्लोज बिलो 43, मतलब 44,000 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ये क्लोज आता हुआ, और थोड़ा सा परेशानी वाला क्लोज ये आप कह सकते थे अगर सोमवार का लो वॉलेट होता हुआ। लेकिन दो चीज़ अच्छी हैं, सोमवार का लो वॉलेट नहीं हुआ, दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि आपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ी सी वेटेज दी, दैट्स गुड। कंफर्टेबल कब होंगे? कंफर्टेबल जब होंगे जब आप 44,200 की ट्रेजेक्ट्री को, या फिर एटलीस्ट मंडे के क्लोज को आप उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू करें। दैट इज आई थिंक 44,040 या फिर 80 का जोन था। हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो स्टॉक्स और चेक कर लेते हैं जो कि बहुत खराब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें JSPL, याद रखिएगा JSPL इज नाउ जिसे कहते हैं ना, प्लेस्ड बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। JSPL का अब मैंने यकायक उल्लेख इसलिए यहाँ पे कर दिया क्योंकि JSPL ने मिड जून से लेकर अब तक कभी भी अपने द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को नहीं तोड़ा था। लेकिन आज सडनली इसने मंडे के कोलैप्स के बाद 20 डे की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर किया। मेटल्स में प्रेशर था। दूसरा स्टॉक जो था वो था सेल ने इवन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। तीसरा स्टॉक था टाटा स्टील स्कीम पर रखिएगा, इसमें भी काफी पेन था। ये भी डेलो की ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हुआ। हिंदुस्तान कॉपर डेलो की ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हुआ। तो आज मेटल्स में काफी खासा प्रेशर था। और जहां तक निफ्टी मेटल का सवाल है, जरा मैं एक बार निफ्टी मेटल को भी देखना चाहूंगा। निफ्टी मेटल आपकी स्क्रीन पे 6481, यानी निफ्टी मेटल का ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज है बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रही बात निफ्टी की, इट्स अ डिसेंट क्लोज 19,456। आज अच्छी बात हुई, दो बातें अच्छी हुई। निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से हमने सोमवार के लो को वॉलेट नहीं किया, हमने अब 50 डे की गरिमा को बनाए रखा है, हमने 19,300 के पुट राइटर के कन्वेशन को बनाए रखा, हमने 19,400 के कॉल राइटर को पीछे धकेल दिया। लेकिन हमने अभी तक फॉलोइंग 20 डे और हमने अब तक 19,500 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं पार किया। वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है लॉन्ग्स को पिक करने का। अब आते हैं वॉल पे। आज के कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, मतलब जो वॉल है वो क्या कह रही है। प्रेशर पॉइंट्स और प्रेशर को रिलीव करने वाले पॉइंट्स कह रहे हैं। देखिए प्रेशर पॉइंट्स में था HDFC बैंक, नो डाउट अबाउट दैट। HDFC बैंक का जो रुझान है ना वो थोड़ा सा खराब है। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, NTPC, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, M&M का ये अच्छा क्लोज होगा, मेरे ख्याल से थर्ड बेस्ट क्लोज होगा। बाकी डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, मारुति में अच्छा क्लोज आया। आज विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज काफी अच्छा खासा काम किया। SBI में एक फियर ऑफ कोलैप्स था। SBI बहुत
बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था सोमवार के क्लोज के वक्त, लेकिन एसबीआई का ये जो क्लोज है ना 464 एग्जैक्टली, इट्स अ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इमीडिएट सेकंड डे में, कंसेक्यूटिव डे में इसने अपने 200 डे को रीगेन करने की पूरी चेष्टा करी। और बैकफुट पे था अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स के बाद हीरो मोटर कॉर्प, एक्सिस बैंक हमारा इसने पुट ऑप्शन भी लिया, उसके बाद टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक, दिवीज लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर, ये बैकफुट पे रहे। न्यूट्रल क्लोज की तरफ रहा टीसीएस, ब्रिटानिया, बीपीसीएल और ओएनजीसी, सिप्ला और एचयूएल, यहाँ भी अगर आप देखिए न्यूट्रल क्लोज आया। मार्केट्स आपके स्क्रीन पे शट 19447 फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एज पर द प्रोविजनल क्लोज इट्स 43916। बैंक निफ्टी का प्रोविजनल क्लोज जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, सेम इज द केस विद निफ्टी। ये जो क्लोज है ये एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना मिड पॉइंट ऑफ फॉलोइंग 20 डे मा एंड मिड पॉइंट ऑफ राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल, जो उनके बीच की जो एक्सट्रीमली मिड में जो ट्रेजेक्ट्री आती है उसका लेवल है यहाँ पर। फिर एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छे क्लोज देखे गए हैं आज। देखिए ऑटो स्पेस में आज वाइल्ड मूव था। एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, दैट्स एस्कॉट्स कुबोटा। एस्कॉट्स कुबोटा 2709 पे आज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे क्लोज हुआ, सुपर स्विंग। पिरामिड एंटरप्राइजेस आज इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे, और एक लुपिन को लेके आइएगा 1119 पे। क्या ड्रीम स्टॉक रहा ये, और ये पोस्ट आई थिंक सितंबर 2021 अब तक के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। अब देखते हैं आज आशीष और नीरज जी की टीम का रुझान क्या रहा। सुबह मौजूदा परिस्थिति में जो सुबह गिफ्ट निफ्टी में दबाव था, प्रेशर था, उस माहौल में क्या पिक किया गया था और क्या आज परफॉर्म करके गया। आपकी आशीष की टीम हिंदुस्तान कॉपर 6% का एक वाइल्ड स्विंग देके गया, जेन टेक्नोलॉजीज, इंटरग्लोब एविएशन और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, सारे ट्रेड्स बखूबी आज चले। उसके बाद नीरज जी की टीम में जो ट्रेड्स काफ़ी शानदार थे वो थे आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कॉफी डे, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रो आज इन्होंने दिया था और अच्छा मूव देखा गया। क्लोज निफ्टी का ठीक है, 12 अंक ऊपर है, और निफ्टी बैंक का थोड़ा सा खराब, बट निफ्टी आईटी गुड क्लोज, और आई थिंक ये पोस्ट जुलाई 20 अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है निफ्टी आईटी का। आईटी स्ट्रॉन्ग रहा, कैपिटल गुड स्ट्रॉन्ग रहे और ऑटो स्ट्रॉन्ग रहे, बैंक्स थोड़ा सा बैकफुट पे थे। खैर, कल गुरुवार यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, आपकी अप्रोच क्या हो, आपको कैसे अप्रोच करना है इस सेशन को, सब पे करेंगे बात कल 6:57 पे मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में। मैं आशीष, नीरज जी, हर्षदा और अनुज, तब तक के लिए नमस्कार।